अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहज़ेब अहमद और आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं 92 पर सुबह सवेरे पाकिस्तान में। प्रोग्राम का आगाज़ सुबहनामा की उस खबर से करेंगे जो बहुत ही अफसोसनाक देर रात कल पेश आया और बहुत से लोग सो चुके थे। उसके बाद जब वो सुबह उठे तो काफ़ी लोगों को सुबह उठने के बाद पता चला कि भई ये रात को इतना बड़ा हादसा क्या पेश आ गया, और अफसोस के साथ एक जो है वो कैजुअल्टी हुई और बाकी जो जख्मी हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में। बिल्कुल, उस हवाले से भी हम बात करेंगे जो कि कराची का एक वाकया हुआ कल हमने देखा। साथ में गुजरांवाला का जिक्र करते हैं जहां पर बड़ा ही अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जहां पर 12 अफराद की जान चली गई और 8 जख्मी भी हुए हैं इस हादसे में, जबकि ये बताया जा रहा है कि 2 वैन हैं जो एक खड़े डंपर में टकरा गई, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया और इसके नतीजे में तकरीबन जो बताया जा रहा है अब तक की जो इतलात सामने आई है 12 अफराद इसमें जाँ बाग हुए हैं और तकरीबन ज़्यादातर का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है जो कि ट्रैवल कर रहे थे वैन्स में और वो हादसे का शिकार हो गई। उनकी हालत कुछ की तशवीशनाक भी बताई जा रही है, जो कि ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। इस हवाले से भी तफसीलात सामने आ रही हैं। खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतों का जो इजाफा है वो हो सकता है। साथ में हादसे का शिकार बेशतर अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है, वो एक ही घर से थे जो ट्रैवल कर रहे थे, सरगोदा में दरगाह पर हाजिरी के बाद वापस गुजरांवाला आ रहे थे। तो इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है। जस्ट इमेजिन के जुमेरात और जुमे के बीच में एक तो शब जुमा पे ऑब्वियसली जब बहुत ज़्यादा इबादत होती हैं और इतना कुछ होता है, एक हादसा नहीं 2 से 3 हादसे इस तरह से पेश आए कि और इंसान का जो दिल जो है ना वो दुख जाता है कि अल्लाह फिर हम क्या कहते हैं ना, या कि अल्लाह ताला नागहानी आफात से बचाए, अल्लाह पास हादसात से बचाए, वबाई अमराज से बचाए। ये तमाम चीज़ें इसीलिए इंसान सोचता है कि अल्लाह ताला हर तरह से महफूज रहे। आप कराची वाले की भी जो बात करें, सदर में जो धमाका हुआ है उसके हवाले से कितना बिल्कुल सदर के धमाके का आप जिक्र कर रही हैं, जहाँ पे जैसे कि माया ने बताया एक शख्स जो है वो इसमें जाँ बहक हो गया, जबकि 13 जख्मी हुए हैं। गाड़ियां तबाह हो गई, जो इमारतें थी करीबी उनके शीशे टूट गए और वहाँ पर हमने देखा कि धमाके की जो फुटेज भी सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि वहाँ पे धमाके के बाद जो है वो लोग भाग रहे थे। कुछ ज़ाहिरी बात है, एक अफरा तफरी फैल जाती है और तकरीबन 20 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा इस धमाके से। जो इमारतें थी आसपास की वहाँ के शीशे टूट गए, दरवाज़ों को नुकसान पहुंचा है, खिड़कियों को नुकसान पहुंचा है। जो साथ में ये भी हुकाम का बताना है कि इसका कोई ख़ास हदफ नहीं था, बस बताया जा रहा है कि धमाका खेज मवाद जो है वो साइकिल में नस्ब किया गया था और एक टाइम डिवाइस के जरिए इसको टाइमर था जिसके हिसाब से वो ये चीज़ हुई है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जो जख्मी लोग हैं उनमें से 2 से 3 की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बताइए कि सीरियस है। अल्लाह ताला जो जिनकी डेथ हुई है वो नौजवान थे, वो जिना अस्पताल में जो है वो एक्सरे का जो है वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे एक्सरे के हवाले से, और उनकी जो उनकी बॉडी है उसको भेज दिया गया है रहीमिया खान, ताकि उनकी आखिरी जो रसूमात है वो वहाँ पर हो सके। बताया जा रहा है 2 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया है और साथ में बॉल बेरिंग जो है वो आधा किलो बॉल बेरिंग इस्तेमाल की गई है। जाहिर बात जब बॉल बेरिंग इतनी इस्तेमाल की जाए तो फिर उसका नुकसान होता है और वो नुकसान हमने देखा है कि वहाँ की जो शुक्र है अल्लाह का कि वहाँ पर जाँ बहक लोग जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। जख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 20 से 22 अफराद इसमें जख्मी हैं, जिसमें से कुछ की हालत भी ठीक नहीं है, अस्पतालों को मुंतकिल किया गया है। जैसे जैसे अपडेट आएंगी उसके बारे से शेयर करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वज़ीर आज़म ने, वज़ीर ख़ारिजा ने, वज़ीर दाखिला ने जो है साथ साथ और पॉलिटिकल लीडर्स ने, सब ने जो है इस पर इजहार अफसोस किया है और बहुत सारी जो है वो इस वक्त बेसिकली ये कहा है कि कराची में जो है वो खौफ व हिरास फैलाने की ये नाकाम कोशिश की गई है। और ऑब्वियसली कोई भी होता है वो इंसान डर जाता है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि जल्दी चलते रास्ते में ऐसा एक हादसा पेश अचानक से आ जाना, बहरहाल अल्लाह ताला जो सबको अपने ज़बान में रखे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कौमी असम्बली में इंकशाफ किया है कि जनाब अदम एतमाद से 1 रोज़ कबल धमकी मिली कि फौरी इलेक्शन माने वरना मार्शल लॉ लगेगा। ये खबर जरूर आ रही है कि कहीं से कहा जा रहा है कि इलेक्शन पे जोर दिया जाए, कहीं से हो रहा है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये सारा माजरा जो है इस वक्त चल रहा है। देखिए उन्होंने ऐवान में 3 मार्च के बाद होने वाले जो गैर आईनी काम थे उस हवाले से भी मुलव्वस अफराद की निशानदेही के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा भी किया है। दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि मुल्क में जल्द इलेक्शन की वो हामी हैं और मौजूदा हुकूमत को इमरान के गुनाहों का टोकरा अपने सर पर नहीं उठाना चाहिए, ये कहना है मरियम नवाज साहिबा का। तो ये इस वक्त जो खबरें अपडेट सामने आ रही हैं, सियासी मामला जो इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं, उस हवाले से आपको ये भी बताएं कि लंदन में आम बैठक भी हुई है और आम बैठक में नून लीग की जो अक्सरियत है
उन्होंने जल्द इंतखाबात ना कराने का कहा है और यही मशवरा दिया है कि जल्द इंतखाबात ना कराए जाएं। आज दोबारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात है नवाज शरीफ साहब से, और वो आज फिर जो है उनके उन्होंने अपना स्टे जो है वो अभी तक रखा हुआ है, वहीं पर मौजूद है। उन्होंने जो वहाँ से खबर ये आई है कि उनकी आज मुलाकात फिर होगी और उन्होंने कुछ और मुद्दों पर जो है वो बात भी करनी है। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं शाहजेब के मरियम नवाज जो है वो फुल अग्रेसिवली जो है वो नजर आ रही हैं एक्टिविटीज में, जिस तरीके से वो जलसों से खिताब कर रही हैं, वो कोई मौका छोड़ नहीं रही। फिर हम बहरहाल कहने की बात है, लेकिन वो एक जगह दिखाया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने एक फैन से मिले तो फौरन ही जो है वो कल रात को मरियम, हाँ उनकी भी अपने फैन से मुलाकात हो रही है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि इत्तेफाक हो सकता है? अब बिल्कुल हो सकता है और बड़ा हसीन इत्तेफाक हो सकता है अगर ऐसी बात है, और अगर इत्तेफाक हो रहा है तो अपने जितने फैंस हैं अपने लीडरान से जाकर मुलाकात कर रहे हैं। साथ में कहा गया है कि नैब और इलेक्शन जो कि मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ साहब की, उसकी जो अंदरूनी कहानी है उसकी कुछ कुछ खबरें अब सामने आ रही हैं और उसमें यह कहा जा रहा है कि नैब और इलेक्शन इस्लाहात के बाद ही इंतखाबात कराए जाएंगे। पहले इस्लाहात होंगी उसके बाद इंतखाबात होंगे। जो मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले हैं वो भी करना होंगे। इस मुलाकात में ये भी बात की गई है। साहब नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से बात पर लीगी रहनुमाओं को एतमाद में लिया और आज मुसलसल तीसरे रोज भी बैठक होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो बैठक का सिलसिला है वो तीसरे रोज भी चलता रहेगा। आज यहाँ मुलाकात, मौसम अच्छा है ना, मौसम अच्छा है तो बैठक भी मजा आता है। फिर गर्मा गर्म चाय हो और फिर मसाइल हो और उनका हल भी निकले, अल्लाह करे। लेकिन अगर हम बात करें मसाइल की तो अमेरिकी डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान से रुपए की कदर मजीद गिर गई है। एक और जो मसला रोज के ऊपर हम लगता है कि मतलब यही खबर 6 महीने से ये रोजाना की बुनियाद पे 1-1.5 रुपए बढ़ जाता है डॉलर का। सेगमेंट कर लो, कहाँ जाके रुकेगा? डॉलर चलता रहेगा डॉलर यहाँ बीच में रख देते हैं मशीन में, डॉलर का रेट बढ़ता रहे, मुसलसल बढ़ता रहे। आज क्या है कि अब ये फिर मजीद 1 रुपया और 98 पैसे महंगा होकर डॉलर 192 रुपए का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 194 रुपए तक बिकने लगा है। डॉलर महंगा हो रहा है, मुसलसल हो रहा है गैर, और इसकी जाहिरी बात है जब डॉलर महंगा होगा तो हमारे जो कर्जे हैं उसमें भी इजाफा होगा। ये बात भी समझने वाली लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इंपोर्ट पे अगर नहीं किया जाएगा फोकस तो इस तरह से ही बढ़ता रहेगा। हाँ, इंपोर्ट्स हमें कम करने की जरूरत है फौरी तौर पर ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके। साथ में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी मंदी के बादल इस वक्त छाए हुए हैं और गुज़िश्ता रोज भी 100 इंडेक्स में 550 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई है। स्टॉक मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि ये जो मंदी का रुझान है वही बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज हफ्ते का लास्ट दिन है और आज जो है वो लेट बंद होता है स्टॉक मार्केट। जो है देखेंगे कि मार्केट का जो क्लोजिंग होता है वो क्या होता है, क्योंकि उसी पे डिपेंड करेगा। जनाब के अच्छे नोट पे सब बहुत मुश्किल टारगेट है, बहुत जो है वो मैं कहूँगी डिफिकल्ट हदफ है, लेकिन देन अगेन देखेंगे कि मार्केट किस पॉइंट्स पे जाके बंद होती है, क्योंकि लाइक शाहजेब से कि वो मजीद जो है वो उसमें कमी देखी गई है, मंदी देखी गई है। एंड लेट्स सी व्हाट इज अहेड। हम देख रहे हैं कि गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग हो रही है और जो बिजली की बंदिश है वो जारी है। शदीद गर्मी है, शदीद गर्मी में हम ये भी देख रहे हैं कि हीट वेव का जिक्र होता रहा मुल्क भर में। हम देख रहे हैं कि इस वक्त गर्मी की शदीद लहर है। दूसरी जानिब जब इस किस्म की लोड शेडिंग होगी तो आवाम कहाँ जाएंगे भाई? कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, उनकी बस दुहाइयां सुननी पड़ेंगी। और वही वाली बात है कि उनके दिल से निकल रहा है ऐसा जो भी निकल रहा है। एक तो गर्मी, ऊपर से फौरन जो है वो ईद की छुट्टियों में भी जो है वो कोई उनको आराम नहीं मिला, कोई मार्जिन नहीं मिला आवाम को, और बिजली 12-12 घंटे जो है वो जारी है। शाजी दैट्स अ लॉट इस गर्मी में। चूंकि मौसम के भी हवाले से एक और भी चीज आ रही है कि साथ साथ जो फील्स लाइक और जो ह्यूमिडिटी है ना उसकी वजह से अगर आप टेम्परेचर तो कम ही बताएगा, आपके फोन पे भी आप चेक कर लें। इस वक्त भी अगर हम देखें तो हमारा फोन जो है वो बता रहा है जनाब कि इस वक्त 30 है या 35 है या 32 है, लेकिन जो क्योंकि हवा में नमी का तनासुब इतना ज्यादा है 80, 75, 85 उसकी ना वो 38, 40 और आज और कल का तो प्रेडिक्शन ये है कि कराची में और कोयटा में आसपास के इलाकों में 40 से ज्यादा जो है वो टेम्परेचर जो है वो हिट कर सकता है। तो अब ये सारी चीजों के साथ साथ कराची में लोड शेडिंग के वाकयात हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज शिराज अहमद हमें बताएं। शिराज साहब बताएं क्या हालात हैं, आवाम कितनी परेशान है और कितने घंटों की जो है वो लोड शेडिंग हो रही है? जी, कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं 8 से 10 घंटे एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है तो कहीं 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी रखा गया है, जिसकी वजह से शहरियों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। इस हवाले से शहरियों की क्या राय है, इस वक्त हम मौजूद हैं बफर जोन में और यहाँ के इलाका मकीन लोड शेडिंग की वजह से कितने परेशान हैं, आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं।
बकाया बताया 2-2 घंटे 4-4 घंटे, और मैसेज आ जाता है कि जी 8 बजे बंद करेंगे और रात के 9 बजे खोलेंगे। बताइए, बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं, गर्मी का हालत आपके सामने ही है, मतलब पानी आता नहीं है। पहले सबसे प्रॉब्लम तो पानी का प्रॉब्लम है, जिस दिन पानी की बारी होती है उस दिन लाइट ही नहीं होती पूरे दिन ही। पिछले 2-3 महीने पहले हमें बिल्कुल आराम था, हमारी लाइट नहीं जाती थी, लेकिन जब से ये हुकूमत आई है मुस्तकिल लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, और दीगर कई मुश्किलात हैं। बहुत मुश्किल हो रही है, बच्चे के एनुअल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आप सोचें कैसे पढ़ाई करते होंगे बच्चे। हुकूमत की वजह से बहुत परेशान है, उन्होंने बहुत बिजली की कीमतों में इजाफा किया है और फिर लोड शेडिंग उसके ऊपर डबल कर दिया। पहले तो नहीं जा रही थी, अब 1 महीने से कंटिन्यूसली लाइट जा रही है और विदाउट नोन हमें नहीं पता होता है और लाइट चली जाती है। मैं खुद यूनिवर्सिटी गोइंग हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अभी पेपर्स हैं मेरे और यहाँ पर मरीज़ भी हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। गर्मी आप देख रहे हैं किस तरह से हो रही है, और चार्जेस भी इन्होंने यूनिट में बढ़ा दिया। हमारा बिल पहले कम आता था, अभी बहुत ही ज़्यादा आ रहा है और लाइट होती नहीं है पूरे दिन। ये जब से शहबाज शरीफ आए ना तो बेड़ा गर्क हो गया है। इतनी महंगाई को तो छोड़ दें आप, महंगाई उरूज पे है। गैर एलानिया लोड शेडिंग कर रहे हैं, मर्जी चाहे जैसे लोड शेडिंग कर रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई रिस्पांस नहीं है, कुछ नहीं है जी, बस आ जाएगी जी। बिल्कुल यही है कि अब जब होगा तो आ जाएंगे। अब कल पूरा 9 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक लाइट बंद रही है। बताइए, हर चीज़ बंद है। मुल्क का माशी हब कराची के तमाम तर इलाके इस वक्त लोड शेडिंग की बदतरीन सूरत हाल से 2-4 हैं। इलाकों की अगर बात की जाए तो मलीर, कालाबोट, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, नागन चौरंगी, बफर जोन, गुलिस्तान जौहर, गार्डन, सदर और इसके इतराफ़ के सभी इलाकों में लोड शेडिंग एलानिया और गैर एलानिया की जा रही है, जिसने सार्फिन की परेशानियां मज़ीद बढ़ा दी हैं। काफ़ी से पंखा चल रहा है, हम बहुत परेशान हैं। लाइट वालों को क्या हो गया है, लाइट क्यों नहीं देते भाई? लोग परेशान हैं, बुजुर्ग लोग, बीमार लोग बहुत परेशान हैं। हम पूरे दिन पढ़ते रहते, पूरे दिन लाइट नहीं होती, पूरे 9 बजे से 6 बजे तक लाइट थी ही नहीं। हम क्या करें, गर्मी में कैसे पढ़ें? इम्तिहान की तैयारी कहाँ से, अभी पूरी तरह से अभी मेरी कंप्लीट भी नहीं हुई, लेकिन लाइटें वगैरह लोड शेडिंग में बंदा पढ़े कैसे अपना? नवाज शरीफ ने कहा था कि जो वो आया तो लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन वो सियासी बयान है। वो यार बीमार आदमी कितना परेशान होगा, आपको अंदाजा होगा। लोड शेडिंग बढ़ जाने की वजह से घरेलू और सनती सार्फिन सभी इस वक्त शदीद मुतासिर दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का मौक़िफ़ है कि भारी भरकम बिलों की अदायगियों के बावजूद कि इलेक्ट्रिक उन्हें बिला ताअत्तुल बिजली फराहम करने में नाकाम है। ऐसे में हुकूमत को फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए इक़दामात करने की ज़रूरत है ताकि इस सख्त गर्मी के मौसम में लोड शेडिंग का खात्मा हो और शहरियों को कुछ रिलीफ मिल सके। तो ये सूरत हाल आपने देखी कि क्या सूरत हाल है। लोग वाकई परेशान हैं, और परेशान क्यों ना हो जब घर पर आपने पढ़ाई करनी हो, बच्चों ने पढ़ना हो, खाना पकना हो, रोजमर्रा के काम होने हो, और लाइट ना हो, बिजली ना हो, और फिर इतनी शदीद गर्मी में पंखा ना चले एसी कूलर तो दूर की बात है, कुछ पंखा चल जाए, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं क्योंकि जब बिजली नहीं है तो फिर पंखा कहां से चलेगा। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो लोग उठा रहे हैं, शहरी परेशान है। कराची की सूरत हाल हमने जानी है, लेकिन ये वजह क्या है कि कराची में इतनी ज्यादा लोड शेडिंग क्यों हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में, इसी मामले को समझना है। और हमें ज्वाइन किया डायरेक्टर कम्युनिकेशंस के इलेक्ट्रिक इमरान राना साहब ने। इमरान साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सर, जैसे हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ता जा रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है, लोड शेडिंग फ्री एरियाज जो है वहां पर भी बिजली गायब है। सबसे पहले तो बताइएगा कि इस मामले से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है इस वक्त? बहुत शुक्रिया जी मुझे लाइव लेने के लिए और मौका देने के लिए कि मैं के इलेक्ट्रिक से आपके नाजरीन के साथ और अपने सार्फिन के साथ जो लेटेस्ट सिचुएशन है बिजली की फराहमी के हवाले से उसको मैं शेयर कर सकूं। ये सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि शहर जो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शहर में 14 घंटे या इससे ज़ायद की लोड शेडिंग हो रही है। ये खबर दुरुस्त नहीं है। जो इसका शेड्यूल है लोड शेडिंग का वो हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, और उसी वेबसाइट की लोड शेडिंग के शेड्यूल के मुताबिक हम लोग शहर में इस वक्त जो है बिजली की सप्लाई को बहाल रखे हुए हैं। दूसरा ये कि जो हमारे रजिस्टर्ड सार्फिन हैं उनको हम किसी भी किस्म की लोड शेडिंग की सूरत में हम उन्हें SMS के ज़रिए आगाह करते हैं और उनको बाकायदा इस बारे में बताते हैं।
ये भी मैं आपको बताता चलूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि शहर में वो तमाम इलाके जिनमें जो रिकवरी के नुकसान 20% या इससे कम होते हैं, उनमें लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। ये मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि ऐसे इलाके जहाँ पे 20% या इससे कम नुकसान हैं, और इसके साथ साथ जो 400 के करीब के इलेक्ट्रिक के सनती फीडर्स हैं, इन तमाम पर बिल्कुल ज़ीरो लोड शेडिंग है, इन पर लोड शेडिंग नहीं की जा रही। ताहम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे इलाके जहाँ पे रिकवरी के लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे जहाँ पे एक अरसा से नादेंदिगान जो हैं मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे लांडी के एरिया है, जैसे कुछ भैंस कॉलोनी के कुछ इलाके हैं, और इस तरह के दीगर इलाके शहर में मौजूद हैं, तो हमारी टीम्स बाकायदा इन पे ऑपरेशन करती हैं और इनमें कनेक्शंस को मुनक़ता किया जा सकता है। शहरी परेशान भी हैं, जाहिर है बहुत सारे चैलेंजेस सामने हुए, लेकिन नेशनल ग्रिड के अगर हवाले से बात करें तो इस वक्त के इलेक्ट्रिक को कितनी बिजली मिल रही है? थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है और हमें ज़रा पता भी हो न जाए तो आप बता भी दीजिए, लेकिन आप लोग इस वक्त ज़्यादा तौर पर कितनी बिजली बना रहे हैं? दूसरा, तीसरा, शहर को इस वक्त कितनी बिजली जो है वो दरकार है या ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है? जी बहुत शुक्रिया। एनटीडीसी के नेटवर्क से हमें ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि कराची के नेटवर्क को ऑन एवरेज 1000 मेगावाट या इससे कुछ ज़्यादा, क्या कभी कुछ थोड़ा बहुत कम, ऑन एवरेज हमें बिजली मौसूल हो रही है। और इसके साथ साथ मैं ये भी समझ सकता हूँ कि आप का सवाल का मकसद ये भी हो सकता है कि हमें कितने शॉर्टफॉल का जो है वो सामना है। तो कराची के ग्रिड के लिए, कराची के कस्टमर्स के लिए तकरीबन ऑन एवरेज मैं औसतन बात करूं तो 250 मेगावाट से तकरीबन 300 मेगावाट के रेंज के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस करंट शॉर्टफॉल को, इस सिचुएशन को हम रखें और इसी में मैनेज करें, इसको बढ़ने ना दें। इससे इस सिलसिले में हम तमाम इदारे जो हैं हमें जो फ्यूल सप्लाई करते हैं, एनटीडीसी है, एसएसजीसी है, इसके साथ साथ हमारी आईपीपीस हैं, हम तब सब के। तो इमरान राना साहब, आखिर में मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ आपकी पूरी बात सुन के कि इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है, जिस तरह से कराची में शदीद गर्मी पड़ रही है, लोग परेशान हैं लोड शेडिंग से भी, क्योंकि लोड शेडिंग हो तो रही है, तो आप भी ज़ाहिर है आप बता रहे हैं कि उसका एक शेड्यूल जारी किया गया, लेकिन हो तो रही है, लोग उससे परेशान भी हैं। तो क्या तसल्ली देना चाहेंगे आप लोगों को? लोग आपको सुन रहे हैं और आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ अच्छी खबर सुनना चाहते हैं कि क्या इसमें कोई बेहतरी का इम्कान है? जी, बहुत अहम सवाल है और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि इसको मज़ीद क्लैरिफाई करूँ और इसके बारे में मज़ीद अपडेट शेयर करूँ। जो हीट वेव के सिनेरियो के अंदर इस वक्त की इलेक्ट्रिक की जानिब से कोशिश की जा रही है कि कस्टमर्स को मैक्सिमम जो है वो रिलीफ दिया जा सके। इन हालात में सबसे पहले हम लोगों ने ये अनाउंस कर चुके हैं ऑलरेडी कि हर किस्म का जो मेंटेनेंस रिलेटेड शटडाउन है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। इसके अलावा एक 24 आवर्स बेसिस पे चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर की इलेक्ट्रिक की ज़ेर निगरानी एक सेल भी बना दिया गया है, जिसमें कई के आला अफसरान और ऑपरेशनल स्टाफ शामिल है, जो कि जो बिजली की करंट सूरत हाल है उसको मुसलसल मॉनिटर किया कर रहा है। और ये भी कि जो जितने भी हमारे वसाइल हैं, जो मौजूदा वसाइल हैं, जिसमें फ्यूल की अवेलेबिलिटी के साथ साथ जनरेशन के हवाले से जितनी मैक्सिमम हम लोग कस्टमर को रिलीफ इस वक्त प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए कि इलेक्ट्रिक ने जो कराची में फ़लाही इदारे हैं जैसे सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट है, उनके इश्तराक के साथ मिलकर उनके इश्तराक से शहर में मुख्तलिफ़ मकामात पर हीट वेव के लिए जो रिलीफ कैंप है वो भी कायम किए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस सूरत हाल में जो सिटीज़न्स हैं उनके साथ मिलकर इस शदीद मौसमी हालत को इसको डील किया जा सके बेहतर से बेहतर तरीके से। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इलेक्ट्रिक की इस तमाम सूरत हाल में जो ज़िला इंतज़ामिया है और मुतल्लिका हुकूमती इदारे हैं उनसे मुसलसल राब्ते में रहा है और इनको हम बाकायदा बिजली की फराहमी की सूरत हाल के बारे में मुसलसल आगाह कर रहे हैं। लेट्स सी जनाब, देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। आप थोड़ा सा वक्त लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आज बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी अपडेट्स हैं सख्त के बारे में। एक
बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शाहजेब और माया आप लोग के साथ बराह रास्त हैं और हम अगला जो हमारा सेगमेंट है वो है जनाब इस्लामाबाद के हवाले से। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से इस्लामाबाद में 2000 कनाल अराजी पर पार्क बनाने का फैसला जो है वो किया गया है। CDA हुकाम का कहना है कि फातिमा जन्ना पार्क के जो बाद ये दूसरा बड़ा पार्क इंशाल्लाह होगा। जमीन के हद जो है हदबंदी का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है और जल्दी तामीर इसकी कर दी जाएगी। और कितनी अच्छी बात है कि इस्लामाबाद में एक और बहुत बड़ा पार्क बना है। यहाँ कराची में अब्दुल सत्तार ईदी भी जो है वो उनके नाम से भी जो है वो एक्टिविटीज और जगह और स्टेडियम और पार्क शुरू है। बहुत अच्छी बात है, जितनी हरियाली हो, जितनी पार्क्स हो। इसके हवाले से जो है हमारे नुमाइंदा हमें बता रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की और तफसीली रिपोर्ट तैयार की है बिलाल आफरीदी ने, वो देखते हैं। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA ने इस्लामाबाद के सेक्टर D12 में शहरे इक्तदार के दूसरे सबसे बड़े पार्क की तामीर का फैसला किया है। 2000 कनाल अराजी पर मुहित पार्क की तामीर के लिए बाकायदा काम का आगाज भी कर दिया गया है। CDA के मुताबिक जमीन की हदबंदी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके बाद बाउंड्री पिलर्स की तामीर भी शुरू कर दी गई है। CDA के मुताबिक पार्क में मुख्तलिफ खेलों, हार्टिकल्चर, बच्चों की तफरीह समेत जॉगिंग ट्रैक्स भी तामीर किए जाएंगे। पार्क की तामीर पर मुकामी अफराद ने भी खुशी का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही पार्क की तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी। जरूरत थी क्योंकि आसपास के सेक्टर्स में भी कोई पार्क ऐसा है नहीं, तो ये अच्छी बात है, ज़रूरी है। एनवायरनमेंट भी ऐसी है, पोल्यूशन भी हो गई है। CDA काम बहुत अच्छा कर रही है और होना भी चाहिए। यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत भी है, दरख्त भी लगाने चाहिए। सारे मामलात को CDA को देखना भी चाहिए और देख भी रही है। बहुत अच्छा स्टेप है। देखें, इस्लामाबाद अब बहुत कंजस्टेड होता जा रहा है। यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हर सेक्टर्स में मैं तो कहता हूँ कि यहाँ तो बहुत ही ज़रूरी है और इसके अलावा सारे सेक्टर्स में पार्क्स होने चाहिए। नए पार्क से सेक्टर D12, E11, E13 समेत 30 सेक्टर्स की आबादी मुस्तफीद हो सकेगी। कैमरामैन अमजद अब्बासी के साथ बिलाल अफरीदी, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। तो ये जिस तरीके से हमें देखा इस्लामाबाद में बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया है और नए पार्क की तामीर का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। दैट्स वेरी गुड, क्योंकि जो इस्लामाबाद के शहरी इवन जो दूसरे शहरों से भी आते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि इस्लामाबाद एक बड़ा क्यूट सा बड़ा प्यारा शहर है। इस्लामाबाद तो माशाल्लाह अगर देखा जाए ना बॉस तो है वही से हरियाली है, पहाड़ है, खूबसूरत मौसम होता है, जरा सा बारिश होती है तो इस्लामाबाद हसीन लगने लगता है। मरगला है और वही बारिश में कराची में चाहता है मतलब घर से ना बंदा निकले। तो हम जो है आसिफ शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, बिल्कुल तर्जुमान है, उनसे हम बात करेंगे। CDA आसिफ शाह साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर, बेहतरीन फैसला भी किया गया है, बहुत अच्छा कदम भी उठाया गया है और ये फैसला करना, इसकी तामीर कराना लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। बताया जाएगा कि बाकायदा तौर पर काम कब से शुरू होगा या हो चुका है? देखें, बिल्कुल पार्क्स के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी गैलप पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के हवाले से एक सर्वे किया था, तो इस्लामाबाद के शहरियों ने जो सर्वे में हिस्सा लिया उनमें सबसे ज़्यादा जो दूसरे नंबर पर रीज़न इस्लामाबाद को खूबसूरत तरीन शहर करार देने की गई नेचुरल ब्यूटी के बाद वो इस्लामाबाद के शहर में पार्क्स थे। तो इस हवाले से तकरीबन CDA की मौजूदा इंतज़ामिया ने पिछले 1.5 से 2 साल में 280 से ज़्यादा पार्क्स उनको रिहेबिलिटेट करवाया है। उनकी जो फेंसिंग, लाइटिंग, बेंचेस, बच्चों के लिए फैसिलिटीज़, झूले, राइड्स, जो इसके अलावा साइकिलिंग ट्रैक्स, जॉगिंग ट्रैक्स वगैरह उसमें बनाए और ताकि शहरी एक पुरफ़ज़ा मकाम में जाके अपनी शाम के औकात में, सुबह के औकात में भी जब भी उनको मौका मिले वो कर सके। इसके अलावा पाकिस्तान का पहला पेट फ्रेंडली पार्क भी CDA ने लास्ट ईयर इनॉग्रेट किया था। ये तो जो ऑलरेडी पार्क थे, इसके अलावा D12 के एरिए में, भाराकेऊ के एरिए में और इसके अलावा मुख्तलिफ पार्क जैसे H8 में एक पाकिस्तान मोनूमेंट के साथ एक पार्क बना रहे हैं। तो इस तरह के मनसूबे मुख्तलिफ CDA ने स्टार्ट किए हैं इस्लामाबाद की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, शहरियों को एक सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए और साथ साथ अपनी ग्रीनरी को भी बढ़ाने के लिए। तो ये चंद मनसूबे हैं जिन पर CDA पिछले कुछ अर्से से अमल दरामद कर रहा है। लेकिन आसिफ साहब, अक्सर जो है इस तरह के मनसूबे जरूर, आप इस बात से इत्तेफाक जरूर करेंगे, इस तरह के मनसूबों का अक्सर आगाज होता है, उन पर काम शुरू होता है, फिर अचानक रुक जाता है और फिर जब एक दफा रुकता है तो फिर वो रुका ही रहता है। खुदा न खासा इस मंसूबे के साथ तो ऐसा नहीं होगा। जी बिल्कुल, आपको मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि CDA जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रॉपर जो टेंडरिंग का प्रोसेस है उसके बाद मंसूबा शुरू करती है। अल्हम्दुलिल्लाह CDA पिछले 1 साल से 2 सालों के साथ CDA में इतने रिसोर्सेज जनरेट हो रहे हैं कि CDA का सरप्लस का बजट बन रहा है। तो फंडिंग का ही इशू होता है, अगर प्रोजेक्ट को रुकते हैं तो वो फंडिंग का इशू नहीं है। जो भी प्रोजेक्ट्स हम शुरू कर रहे हैं वो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि जो टाइमलाइन सेट की जाती है उससे पहले कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा आसिफ साहब, इस हवाले से बताइएगा इस वक्त इस्लामाबाद में टोटल कितने
पार्क्स हैं, तादाद कितनी है, उनकी देखभाल कैसे किया जा रहा है, खासतौर पे उनका ख्याल कैसे रखा जाता है, उनको मेंटेन कैसे किया जाता है, इस हवाले से कुछ बताइएगा प्लीज। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के तकरीबन 280 से ज़्यादा पार्क्स हैं जो इनकी मोस्टली 95 से 98% पार्क्स की जो मेंटेनेंस है वो CDA कर रहा है। चंद 1, 2 या 3 जगह पे मुख्तलिफ पार्क्स हैं कि जो प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत चंद ऑर्गेनाइजेशंस ने लिए हुए हैं। उसके अलावा सारी हमारे डायरेक्टरेट्स हैं, एनवायरनमेंट का स्टाफ है जो टेक्निकली वेल इक्विप्ड है, उनको सारी फैसिलिटी CDA मुहैया करता है। वो सारे पार्क्स की लुक आफ्टर वो कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये भी देखा गया है आसिफ साहब कि जब इस तरह की चीज़ें बनती हैं, इस तरह के वेन्यूज़ बनाए जाते हैं तो उनकी जो मेंटेनेंस होती है वो तो होती है, लेकिन आवाम भी कोई बहुत अच्छा किरदार नहीं अदा करती, वो भी जो है बहुत ज़्यादा उसको ख़राब कर देती है, उसके साथ जो है वो इस तरह से पेश आती है ऐसे बस हाँ हमारा तो ही काम है, हमारी तो ही ज़मीन है, हमारा तो ही पार्क है, हमारा तो ही पैसा लगा है, तो ऐसे ही वो एक माइंड सेट होता है। तो वो उस सूरत में अगर खुदा न खास्ता इसकी जो है इस पार्क की भी वही हालत करने की कोशिश की जाए या कोई करे तो क्या उसके खिलाफ कोई जो है वो लीगल एक्शन लिया जा सकता है? कानून क्या कहता है? जी CDA के बाईलाज में इस तरह की मौजूद चीज़ें हैं जो लिटरिंग के लिए पाबंदी है। और देखें ये फिर मैं शहरियों का इखलाकी फ़र्ज़ बनता है, जैसे CDA का ये फ़र्ज़ बनता है कि CDA इन पब्लिक मकामात के ऊपर जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पार्क्स हैं, जो इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ पे CDA ने डस्ट बिन्स लगाई हुई हैं, वेस्ट बिन्स लगी हुई हैं, वेस्ट कलेक्शन होती है, सुबह शाम गार्बेज हम वहाँ से उठाते हैं। लेकिन कोई भी सिविक ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की कोई भी म्यूनसिपैलिटी जो है या कोई भी इस तरह की जो शहरों की सफाई का निज़ाम कहीं पे भी मेंटेन नहीं हो सकते जब तक पब्लिक उनका साथ ना दे। अब आपके मुशाहदे में ये बात आई होगी, हम सब इसी सोसाइटी में रहते हैं कि लोग बेंचेस पे बैठ के फ्रूट्स खाते हैं या कुछ चीज़ खाते हैं, रैपर्स फेंकते हैं, साथ ही डस्टबिन लगी होती है, उसमें उसको इस्तेमाल नहीं करते, तो ऑब्वियसली उससे माहौल में भी गंदगी फैलती है। बाद में लोग आते हैं, हर वक्त तो सफाई का अमला वहाँ पे मौजूद हो भी सही, तो 24 घंटे इस तरह की चीज़ अगर एक्टिविटी हो रही हो तो कहीं से उनसे भी सुस्ती और कमी कोताही हो सकती है, तो एक इससे पूरे पार्क का माहौल डिस्टर्ब होता है। तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा अपने पार्क्स में आने वाले शहरियों से कि आप पार्क्स में आएँ, जहाँ पे अपने पास कोई चीज़ रखें, अपना जो भी आप खाना पीना जो करते हैं उसके बाद अपनी जो चीज़ें रैपर्स वगैरह या शॉपर्स होते हैं उसमें डालें, और जब आप जहाँ पे डस्टबिन नज़र आए वहाँ से आप उसको इस्तेमाल करें, उसको वहाँ से हमारा अमला उसको उठा लेगा। इससे ना सिर्फ हमारे अमले के काम में आसानी होती है बल्कि ये भी होता है कि हमारे पार्क्स का जो माहौल है, साफ़ सुथराई है, वो बहुत बेहतर अंदाज में उसको मेंटेन किया जाता है। बिल्कुल आसिफ शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और हम भी तमाम शहरियों से जो कि इस्लामाबाद के आसपास हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं और विजिट करते हैं पार्क्स का, या आप किसी भी तफरीही मकामात पर जाते हैं तो प्लीज़ ये ख्याल रखा करें कि वहाँ पर आप लोग गंद ना फेंकें, कुछ चीज़ खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, वहाँ पर रैपर्स ना फेंके जाएं, जो इस्तेमाल शुदा बोतलें वो ना फेंकी जाएं। बिकॉज देखिए ना, अगर आप यही आवाम होती है ना और हम ही होते हैं जो हम बाहर जाते हैं तो हम डस्टबिन ढूंढ रहे होते हैं, जब तक हमें मिलते ही नहीं है हम हाथ से नहीं फेंक सकते उसको, क्योंकि हमें पता है कि हमारे खिलाफ जो है ना वो कोई ना कोई एक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने मुल्क में तो हमारा निशाना होता है कि डस्टबिन में ना जाए, देखते हैं कि बाहर कितना जाएगा। तो माइंडसेट का बहुत ज्यादा अप्रोच का और अपनी चीज को अपना ना समझना और गैर जगह पर इंसान के बच्चे बन के रहना, ये हम ऐसे हो गए। थैंक यू वेरी मच आसिफ शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और इस हवाले से हमें बता भी रहे थे कि जिम्मेदार शहरी बनना ही बहुत जरूरी है हम सबके लिए, कि हम जब बाहर निकलें तो किस तरीके से अपनी जगहों का, अपने आसपास के इलाकों का, अपने पार्क्स का बहुत ख्याल रखें कि जो बनाए जा रहे हैं पार्क्स वो आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं ताकि वहां पर आप लोग जा सकें। बचपन से ही मैं अपने मतलब हमें भी ये कहा गया कि मेरी बहन हमेशा कहती थी पानी पिया या कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी या कुछ भी खाया तो उनका हमेशा से एक आदत थी कि बाहर नहीं फेंकना, खिड़की से बाहर नहीं फेंकना। ठीक है, आपने जो भी करना है आपने अपने घर पर अपने गाड़ी में रखें आप, और जब आप घर जाएं तो घर में जाके डस्टबिन पे फेंकें। तो वो इस तरह की चीजें अगर हम अपने बच्चों को बताएं, अक्सर लोगों इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां अल्लाह ने बड़ा अता किया हुआ होता है और अंदर से जो है ना वो बोतलें जो है ना वो बाहर फेंक रहे होते हैं, इतना अफसोस होता है देखकर, बहुत अफसोस होता है। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और दीगर सेगमेंट भी शामिल करने हैं। खास मेहमान एक ऐसी बाहिम्मत खातून जो कई खवातीन के लिए मिसाल हैं, उनका आज हम जिक्र करेंगे, जिन्हें देखकर बहुत सी खवातीन को हिम्मत भी मिलती है, वो मेहनत भी करती हैं और यही उनकी अजमत भी है। साथ में खुद मुख्तारी की काला मिसाल भी हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। वो कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर चाइनीज फूड स्टॉल चलाने वाली
मिसेस तनवीर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। आज हम उनका जिक्र भी कर रहे हैं, उनसे बात भी कराएंगे, आपकी मुलाकात भी कराएंगे कि वो किस तरीके से अपना ये फूड स्टॉल चला रही हैं, किस तरीके से अपना ये जो बिजनेस है वो रन कर रही हैं, और ये भी एंटरप्रेन्योरशिप है जिस तरीके से आगाज किया है। इनको मैं कल ही याद करी थी, याद है मैंने आपको बताया था कि एक और खातून है जो इस तरह का काम कर रही है। माशाल्लाह बहुत ही हमारी खुशनसीबी है कि एक के बाद जो है दूसरी हिम्मत वाली खातून से और इस तरह मजबूत खवातीन से हमारी मुलाकात होती है, खुद मुख्तार खवातीन से बात। और ये बड़ी बात है कि इतने महंगाई के दौर में, इतने महंगाई के वक्तों में, जब हर चीज इतनी महंगी है, पेट्रोल से लेकर आप कुछ भी खरीदने जाएं आपको बहुत महंगा पड़ जाता है। ऐसे में बड़े रीजनेबल रेट्स पर अपना जो खाना है वो प्रोवाइड कर रही हैं तमाम लोगों को कि आप वहां जाएं और उनका ये जो खाना है वो खा भी सकते हैं, और बड़े अच्छे रेट्स पे, बड़े जो है ना रीजनेबल रेट्स शुरू किया। मैं तो इनकी वीडियो रिसेंटली देखी थी। बिल्कुल, इनसे जो बातें करनी है, बहुत सारे सवालात भी करने हैं, तो इनसे मुलाकात कराते हैं। मिसेस तनवीर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कितना अरसा हो गया आपको ये स्टॉल लगाए और ये आगाज कब किया था आपने? जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, उम्मीद करती हूँ आप सब बहन भाइयों को मेरा सलाम और खैरियत से होंगे सब। कि मैंने 10वें रोज़े से ये स्टॉल को स्टार्ट किया था और माशाल्लाह से जो है वो 4 चीज़ों के साथ मैंने अपना स्टॉल स्टार्ट किया है और लगभग अभी शायद हमें 1 मंथ ही अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ ही हुआ है। माशाल्लाह वायरल हो गई और हर कोई आपकी जो है ना वो तारीफें कर रहा है, आपकी हिम्मत की, आपकी जुर्रत की, और सोशल मीडिया पर पोस्ट की जो है ना भरमार हो गई है। तो कैसा लगता है कि जब इंसान कहता है कि कोशिश कर रहा होता है ना, अपने स्ट्रगल कर रहा होता है, तब भी कोई देखता है, लेकिन जब स्ट्रगल से गुजर के सक्सेस मिल जाती है ना, तब सारे वाह वाह कर रहे होते हैं, तो कैसी फीलिंग आती है? ये मेरे लिए बहुत ख्वाब की ही बात है कि मैं एक आम पर्सन हूँ, एक आम लड़की औरत हूँ जो घर को घरदारी देख रही होती है, और सोशल मीडिया के ऊपर आना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जो कि मेरे बच्चों की मुझे मोटिवेशन मिली है और सपोर्ट है मेरे मियाँ का मेरे साथ, मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है, मेरे घर वालों का बहुत सपोर्ट है, तो इसी वजह से जो है वो हम अगर रोड पर आए हैं और वायरल हुए हैं। जिन भाइयों ने पोस्ट बनाई है और जिनको लगा है कि मैं कुछ कामयाब बन सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे वायरल किया है। इस चक्कर उसमें मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और एक ख्वाब जो है वो आज मुझे पूरा नज़र। बिल्कुल मिस तनवीर, ऐसी मोटिवेशन भी मिल रही है जिस तरीके से आप वायरल हुई हैं माशाल्लाह। उसके बाद हम देख रहे हैं कि, बल्कि हमने सुना है और हम देख रहे हैं वीडियोस में देख रहे हैं कि आपके स्टॉल पर काफ़ी रश बढ़ गया है, तो इस बात में कितनी सदाकत है, ज़रा ये हमारे साथ शेयर कीजिएगा प्लीज़। ये तो माशाल्लाह से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे सारे बहन भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और मज़ीद आगे भी बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। कल की क्राउड तो समझ लें, मैं तो खुद जो है वो देख करके हैरान थी कि मैं एक आम थी, आज मुझे बहुत सारे लोगों ने एप्रिसिएशंस दी है, बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट की है और स्टॉल पे आके मैं उनको सलामी पेश करती हूँ कि 1 घंटा 1.25 घंटा वो मेरी अपनी बारी के लिए खड़े रहे हैं। तो उन सबको मैं अपने बहुत शुक्रगुजार हूँ सबकी कि जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया और जो मुझे अब तक दे रहे हैं, अब तक कॉल कर रहे हैं, अब तक मैसेजेस कर रहे हैं और बहुत मोटिवेट कर रहे हैं कि आप बढ़ चढ़ के काम करें। माशाल्लाह से बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। माशाल्लाह आपने बताया कि किस तरह वो कारोबार में माशाल्लाह इजाफा हुआ, लेकिन अब जब घर से बाहर निकल रही हैं रिज़्क़े हलाल के लिए मैदान में जो इस तरह आप उतर गई हैं, तो कब फैसला किया आपने? जी माशाल्लाह कल कारोबार मेरा पहले भी बहुत अच्छा चल रहा था और कल की पोस्ट से तो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा अच्छे से चला है और इंशाल्लाह उम्मीद है मेरी कि मेरा एक एम है कि मुझे एक अपनी कार्ट को जो है ऑर्गेनाइज करना है और जल्द से जल्द जो है इस कारोबार को मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊँ ताकि मेरे इन द फ्यूचर मेरे बच्चे जो है इस चीज़ को रन करें। बिल्कुल, इससे आपका बेटा आपके साथ होता है और वो सपोर्ट भी करता है, आपके काम में भी आपको सपोर्ट करता है? माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी सपोर्ट है, रमज़ान से ही माशाल्लाह बहुत अच्छी सपोर्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसकी एजुकेशन को जो है वो ड्रॉप आउट कर दूंगी, नहीं, इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी एजुकेशन मैं इनको दिलाना चाह रही हूँ। इसी के लिए तो मैं यहाँ स्टैंड हूँ कि मेरे बच्चे इन द फ्यूचर बहुत अच्छी एजुकेशन लें, अब्रॉड जाएँ। इनको बहुत शेफ़ का जो है शौक़ है, इनका इंशाल्लाह इनके शौक़ का मोल है कि ये अब्रॉड से ही कह रहे हैं कि मैं इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा इंशाल्लाह।
तो मिसेस तनवीर ये बताइएगा, जब लोग आते हैं इतनी बड़ी तादाद में, अब तो लोग आपके पास आते हैं स्टॉल पर, खाना खाने आते हैं, एंजॉय भी करते हैं, और आपका टेस्ट भी माशाल्लाह हमने सुना है, अभी तक हमने ट्राई तो नहीं किया लेकिन बहुत अच्छा है, तो ज़रा बताइएगा कि लोगों का क्या रिएक्शन होता है, और सराहते भी होंगे, आपको अप्रिशिएट भी करते होंगे, साथ में खाने का रिस्पॉन्स कैसा आता है? रिएक्शन बहुत अच्छे मिलते हैं, जुमले तो नहायत ही बहुत ही पॉजिटिवली बात होती है, जो कुछ भी है लाइव बात करते हैं, बहुत सारे लोग दुआएं देते हैं, बहुत सारे लोग हर दुआ में ये कहते हैं कि अल्लाह आपके रोज़ियों में बरकत अता फरमाएं, आप कामयाबी से कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ें, आप जो है वो अपना एक रेस्टोरेंट खोलें इंशाल्लाह, अल्लाह ना चाहा तो ये भी आप दिन देखेंगी। माशाल्लाह कोई मुझे नेगेटिवली जवाब अब तक नहीं आया और उम्मीद है कि अभी भी नहीं आएगा, और इंशाल्लाह जो है वो मैंने जिस मकसद के लिए निकली हूँ वो मकसद भी पूरा होगा, और मैं लोगों को और अच्छे से अच्छा मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए करूँ जितना। रिश्तेदार जो है ना वो बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन आपके रिश्तेदारों का क्या रिस्पॉन्स है ये हमें बताइए। रिश्तेदारों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस है, जैसे कि मेरे इन-लॉज़ हैं, मेरा मैका है, और दोस्त ब्रदर हैं, जितने भी माशाल्लाह सब सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से मैसेज और कह रहे हैं। और रिश्तेदारों के साथ बच्चों का जैसे जिक्र कर रही हैं, तो आप क्या चाहती हैं मुस्तकबिल में आपके बच्चे आपके बिजनेस को कंटिन्यू करें, आगे बढ़ें, पढ़ाई करें, बाहर निकलें, आपके क्या प्लान्स हैं अपने बच्चों को लेकर खास तौर पर? देखिए मेरे बच्चे इंशाल्लाह एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, और अपनी ये जनरेशन है आगे की है जनरेशन, न्यू जनरेशन है, जो चाहें बने, लेकिन अच्छे और अपने फ्यूचर में अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें और ख़ुद का भी इतना नाम रोशन करें कि आने वाली जो नस्लें हैं कम से कम इनसे खुद सीखें, जैसे हमने अपने माँ बाप के घर सीखा, और आज चार के बीच में बैठना जाना, माशाल्लाह चार ने बहुत उनके बीच में बैठ कर के इज़्ज़त हासिल करी। मैं भी चाहूँगी कि मेरे बच्चे भी कामयाब बने। कोई ऐसी ख्वाहिश शाहजेब के, मेरे दिल में एक सवाल आया है, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपको लगता है कि आपने जो है वो उसको पूरी होना बाकी है, अभी वेट कर रही हैं आप उसका? बस यही इंतज़ार है कि मेरी कार्ड जो है वो जल्द से जल्द बन जाए और मैं अपना बिज़नेस जल्द से जल्द आगे बढ़ाऊं और लोगों की तवज्जो पाऊं। और लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी डिशेज़ हैं, जिसमें पास्ताज भी हैं और जिसमें बहुत किस्म के डिफरेंट टेस्ट के जो है वो शवरमे भी हैं। इंशाल्लाह वो भी हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। बस एक मेरी कार्ड का ख्वाब है, इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द अल्लाह ने मेरा साथ दिया तो वो भी पूरी हो जाएगी। जब इतना अल्लाह ने कर दिया तो मैं शुक्रगुजार हूँ उतने भी, और इंशाल्लाह और भी मेहरबानी करेगा। आपको आपके तमाम में कामयाब करे, आपके लिए आसानियां पैदा करे। थैंक यू वेरी मच। मिसेस तनवीर हमारे साथ मौजूद थी और जिस तरीके से आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही हैं, अपना बिजनेस चला रही हैं, सपोर्ट भी कर रही हैं, अपने बच्चों को भी सपोर्ट कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए खास तौर पर। थैंक यू वेरी मच। आपने सबसे पहले पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया। शाहजेब आएंगे आपकी तरफ और मेरे लिए फिर वो टेक अवे लेके जाएंगे। अच्छा पक्का? हाँ, यहाँ ब्रेक लेते हैं। तुसी गए ना तो फिर याद रखी आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। और जैसे कि हमने आपको कहा था कि बहुत सारी खवातीन से मुलाकात करानी है आज आपकी। बहुत सारी खवातीन आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं और जो हमारी अगली मेहमान हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। हाँ, वैसे हमारा डेली वुमेंस डे होता है ना, हम उनको ऐसे शामिल कराते रहते हैं अपने शो में। तो आज हमारी खास मेहमान हैं बैरून मुल्क में भी वो खूब उनके चर्चे हो रहे हैं। अपने मुल्क में तो खैर उनके चर्चे थे ही बहुत अरसे से, अब तो माशाल्लाह अब दुनिया भर में अपना नाम जो है वो अब कमा रही हैं। साथ में उनकी जो खिदमात हैं उनको सराहने के लिए खास तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर बड़ी तस्वीर उनकी आवेज़ा की गई है, जिसके बाद हमने देखा कि उनके जो चर्चे हैं उसमें मजीद इजाफा हो गया है। तो उनका ये सफर कैसा रहा, और हम जिनका जिक्र कर रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं, वो बड़ी टैलेंटेड गुलकारा हैं। महक अली इनका नाम है और इनके गाने मैं बहुत अरसे पहले ही मैंने सुना था और उसके बाद बीच में गैप आ गया। गैप के बाद फिर मेरी आज उनसे मुलाकात हो रही है, तो आज आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और देखते हैं कि व्हाट शी इज अप टू, आजकल क्या चल रहा है। और ये जो अचानक न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर तस्वीर वेलकम महक।
मैं कैसे क्या वजह, लेकिन कैसी आप देखिए टाइम पूरा करना होता है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं माया की पहले से फैन हूँ। अरे मैं माया को फॉलो करती हुई आ रही हूँ, तो लाइक शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर मी टू। गॉड ब्लेस। और मैं वुमेन क्रिएटर्स की एम्बेसडर हूँ। ओह माशाल्लाह। तो आप हैं, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी हैं, तो उनको ये क्रेडिट जाता है कि वो जो मेहनत करती हैं, तो हमें भी बराबर हकूक चाहिए, काम के लिहाज से, यस अपने हक के लिहाज से, विरासत में, पढ़ाई में, इज्जत में, और बोलने का जो हमारी आजादी है उसमें। सबसे पहले बताएं ये टाइम स्क्वायर पर जो तस्वीर लगाई गई है, क्यों लगाई गई? ये मेरे म्यूजिक की वजह से पूरी दुनिया से, हर मुल्क से एक आर्टिस्ट को चूज किया जाता है। अच्छा। और मैं उनमें से एक हूँ, तो मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हूँ। How nice and I'm कितना अच्छा लगता है ऐसे पिक्चर देख के किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट की डांस। ऐसा लगता है, मतलब दिल ना वो खुशी के आंसू निकल रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी की तस्वीर लगी है। यो इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है। आप किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर, अभी जो है वो यासिर हुसैन गए हुए हैं यूके फिल्म फेस्टिवल के लिए, अपनी फिल्म का जो ओपनिंग जो हुई है फेस्टिवल उनकी फिल्म से हुई। इतनी खुशी हो रही है कि अपने लोगों को, अपने काम को, हमारे टैलेंट को बाहर पजीराई मिलती है। और जब आपको अपने घर में, अपने मुल्क में इज्जत मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब बाहर मिलती है ना, जब आपको कोई नहीं जानता होता, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके टैलेंट से जाना जाता है। बिल्कुल। और मुझे अमेरिका से, यूके से जितने भी हमारी कम्युनिटी है पाकिस्तानी, वो इतना खुश हो रहे हैं, लाइक जैसे उनके घर की सेलिब्रेशन है। तो जब पाकिस्तान का नाम आता है ना, तो पूरा पाकिस्तान है। Of course. सबकी ऑफ कोर्स। तो हमने कमीज तेरी काली भी सुना था, और उसके बाद भी आपके बहुत सारे गाने आते रहे, कुछ कलाम अभी आपकी बड़ी रिसेंटली मशहूर हुए हैं। सूफी मैंने, क्योंकि मैं सूफी एंड फोक सिंगर। तो ये सूफीज्म की तरफ आप बाद में आई या पहले से शुरू से आपको? कमीज तेरी काली इज अ फोक सॉन्ग। तो मैं कमीज तेरी कुछ सुन सकते हैं आपसे? चाहे तो थोड़ा कुछ सुना दो। सुन ले कुछ। सुन ले। मुल विकदा ए रूम आया, एक चंगा तू लगने, दूजा फेर भी तू आया। तू पहला पावे ते नाज बखावे, रब करे साडा मेल कदी आ जाए सा खेल, रब करे साडा मेल कदी आ जाए सा खेल, सनू बैन दे जुल्फां दी छावें, कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली। जिए 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 जिए, क्या बात है जी। मतलब, और इसमें मैं लाला का ऐड करना चाहूंगी। लाला ने मुझे मोस्टली ना, जब कमीज तेरी काली आया तो टीआरपी के लिए ना मुझे चैनल्स पे बुलाया जाता था। लाला ने मुझे मेरा माथा चुमा, मेरी तारीफ की। तो इस पे मैं कहना चाहूंगी, जो बड़ा आर्टिस्ट होता है वो हमेशा ज़र्फ का भी बड़ा होता है। ऐसा ही नहीं, आपकी आवाज माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है, और आपकी आवाज बड़ी डिफरेंट सी है, बड़ी मुख्तलिफ आवाज है सुनने में। नहीं, बेसिकली इनकी जो आवाज है ना, अगर अमजद भाई यहाँ पर मौजूद होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि तुम्हारी आवाज में जो है ना, वो मुझे राजस्थान फील हो रहा है, क्योंकि वो इस तरह की वॉइसेस को, क्योंकि वो खुद राजस्थान से, तो वो ढूंढते थे इस तरह की आवाजें। सो आई कुड एक्चुअली इमेजिन हिम कि वो होते तो वो कितनी तारीफ करते। और ये समझूंगी उनकी तरफ से, आई अल्लाह, इट्स एन ऑनर टू हैव यू। बट जिस तरह से, मतलब पूरी दुनिया में लोग एकदम से हुआ, पता था कि टाइम्स स्क्वायर पे तस्वीर लगने वाली है, या अचानक पता चला? बिल्कुल नहीं पता था, और 9 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, बहुत काम किया। और क्योंकि पर्दे के पीछे वाले सिंगर्स, वो पर्दे के पीछे होता है ना, किसके ऊपर पिक्चराइज हो रहा है, लोगों को पता नहीं होता है। तो वो गाने वाले जो होते हैं, फिर जब ये स्पॉटिफाई ने मुझे ये चांस दिया, मेरी वहाँ पे पिक्चर लगी और मैं पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करी, तो पूरे पाकिस्तान ने मेरी खुशी को सेलिब्रेट किया। आप लोगों ने, सबने बहुत प्यार दिया, सेलिब्रेट करते रहेंगे। लेकिन साथ ये बताएं कि कितना लंबा सफर था, कितना चैलेंजिंग था, कब आपने आगाज किया सिंगिंग का बाकायदा तौर पर, क्या सीखा भी, किसी ने सिखाया भी आपको? मैं 2013 में कंपटीशन हुआ था, वो मैंने विन किया। तो लगता है ना कि सेल्फियों का दौर स्टार्ट हो गया, स्टार बन गया आप, लेकिन स्ट्रगल आपका तब शुरू होता है जब आप कुछ अच्छा करते हैं या ऐसा करते हैं कि आपको प्रेशर ज्यादा आ जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल। और फिर मैंने, क्योंकि आई बिलीव आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, कोई भी है, तो आपको सीखना बहुत जरूरी है, पॉलिश होना बहुत जरूरी है। उस्ताद आपको सिखाते थे, लेकिन जिंदगी में भी आपकी रहनुमाई करते हैं, लाइक आपकी ग्रूमिंग करते हैं एज अ शख्सियत के लिहाज से। तो मैंने सेमी क्लासिकल रेडी पाकिस्तान से सीखा, फिर फारूकी साहब से सीखती रही मैं। क्या बात। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है मेरे ख्याल से, सीखना आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। पॉजिटिव लाइकवाइज आप भी सिखाती हैं? नहीं, मैं तो सीख रही हूँ इनसे। मैं गुनगुना रही होती ना कभी-कभी, मैं शायद आप गाती वो तो मैं तुम्हारे कान में जंग घोलने के लिए पिलाती हूँ, गाती रहती हूँ। लेकिन जब
9 साल का अभी हम ऑफ कैमरा भी कुछ बातें कर रहे थे, सडन लोगों से आपका ना सडन क्लिक हो जाता है, तो वो आई थिंक महक के साथ मुझे और शाहजेब को वो वाइब्स आई, इनका ऑरा माशाल्लाह इज वेरी वेरी प्योर, वेरी वेरी इनोसेंट इनका जो ऑरा है, और वो फीलिंग आ रही है कि आप लोग ऑन स्क्रीन इस वक्त। 9 साल का आसान नहीं था सफर ना? बिल्कुल नहीं था। और जो सबसे ज्यादा मुझे चीज मैं मेंशन भी करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे हमेशा मेरे काम से पहचाना जाए, और मेरे काम से ही पहचाना गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं हॉस्टल में रहा करती थी, 2 साल में वहाँ पे रही, और मैं रेडियो पाकिस्तान जाती थी, पॉइंट से ना जगह जगह बस रुकती है, वापसी पे आते टाइम हो जाता है लाहौर। तो जब मैं हॉस्टल पहुँचती थी तो 10 बजे गर्ल्स हॉस्टल था, दरवाजा बंद हो जाता था, तो मैं रात सारी गुजारती थी कैफेटेरिया में, और मैं सुबह फिर 6-7 बजे जब दरवाजा खुलता था तो जाके फिर सोया करती थी। उफ। अच्छा, ये स्क्रीन पे बार बार मैं देख रहा हूँ ननकाना साहब शहर का नाम चल रहा है। ननकाना से हूँ। ये ननकाना से न्यूयॉर्क का सफर, इसके ऊपर हम कह सकते हैं, और ये मेरे ख्याल में हैशटैग भी चलता रहा है कुछ इस किस्म का। जी चलता रहे। अच्छा, अब जो स्ट्रगल थी, मैं सिर्फ सोच कर मैं एक्चुअली हिल गई, क्योंकि ये एक जुमला महक ने बोल दिया, लेकिन इसके पीछे जो पूरी रात को कैंटीन में बैठकर, और एक रात नहीं पता नहीं कितनी रातें ऐसी होंगी कि बहन है, बेटी है, औरत है, और इस माशरे में आपने कैंटीन में आप बैठे हैं, रात से लेके पूरी रात खुले आसमान के नीचे हो, खुली हवा में हो, और इवन जाते हुए ऑफ कोर्स अकेली लड़की है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मतलब सब बुरे होते हैं, सब मर्द बुरे नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं, ऑफ कोर्स शाहज़ेब जैसे भी मैं बैठा हूँ इसलिए कह रही हूँ। तो गुजरते हुए हूट कर जाना कि हाँ क्या कर रही हो, चलोगे, तो वो सारा बड़ा मुश्किल वक्त था, तो मैंने देखा, लेकिन मैं हर क्रिटिसिज्म को हमेशा पॉजिटिव लेती थी। और ये तो स्ट्रगल होती है, फिर आपको मुआशरे के साथ भी लड़ना पड़ता है, लोगों के साथ भी लड़ना पड़ता है, फिर आप आगे बढ़ते हैं, और यही सारी स्ट्रगल है मेरे ख्याल में जिसके साथ आप यहाँ माशाल्लाह। तो महक, क्या वो जो स्ट्रगल्स थी उसकी वजह से ये जो आप वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ आई हैं, या खवातीन के हुकूक या खवातीन की आवाज को उठाने के लिए इसलिए आई, बिकॉज यू हैव बीन थ्रू अ लॉट योरसेल्फ? मैंने उस चीज को बहुत ज्यादा फेस किया, और मैं समझती हूँ कि अगर औरत को मौका दिया जाए ना तो वो वाकई दुनिया बदल सकती है। तो अपनी बेटी, बहन, माँ, सबको आप एक लेवल दें, मतलब इतना स्ट्रगल, एक माँ बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, औरत ही एक मर्द को पैदा करती है, तो औरत फिर इज्जत के हकदार क्यों नहीं है? मैं एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल कर रही हूँ, अगर समझ में आए तो जवाब दीजिएगा। औरत की आज़ादी के ऊपर बहुत आवाज उठाई जाती है, हम भी उन लोगों में हैं जो औरत की आज़ादी के ऊपर हमेशा आवाज उठाते हैं, लेकिन कभी कभी हम आवाज उठाने की लाइन भी क्रॉस कर जाते हैं। क्या उसकी लाइन आपकी नजर में क्या है? मैं उसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि जो सॉरी टू से, अगर मैं किसी को बुरा लग जाए कि अपना खाना खुद गर्म करेगी, मैं बिल्कुल इस चीज के हक में नहीं हूँ। मैं इस हक में कि औरत को एजुकेशन दी जाए, उसको विरासत में उसका हक दिया जाए, उसको बोलने की आजादी दी जाए, उसको उसके साथ चाइल्ड अब्यूज ना हो, शादी की उसको एक दफा पूछना चाहिए भी आप शादी करना चाहती हैं कि नहीं। तो मैं इस हक में, और मैं इसके ऊपर काम भी करूंगी। मैं स्कूल बनाऊंगी जो नहीं अफोर्ड कर सकती हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स कम है पाकिस्तान में, तो आई वुड लव टू मैं उनके लिए काम करूँ। ये तो वुमेन एम्पावरमेंट में बात बहुत जरूरी है, खासतौर पर जब हम अपनी खवातीन की, इसीलिए हम प्रोग्राम में ज्यादातर शामिल भी करते हैं तमाम बच्चियों को, जो नए टैलेंट है वो भी हमारे सामने आ रहा होता है उभर कर, उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ें और आगे बढ़ते रहे इस तरीके से। लेकिन साथ में ये जरूर बताइएगा कि जो प्लेटफॉर्म, जिनके हम आर्ट एंड म्यूजिक की जब बात करते हैं तो हमें ये बड़ा महसूस होता है कि हमारे मुल्क में बड़े टैलेंटेड है बच्चे हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, वो आगे आ नहीं पाते। अब सोशल मीडिया से उनको बड़ी सपोर्ट मिल रही है, आप क्या करना चाहती हैं या क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म्स हैं इतने म्यूजिक के लिए? मैं इस पे ये कहना चाहूंगी, म्यूजिक स्कूल्स बहुत कम है, मैं इस पे काम भी करूंगी। कुछ हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर आप किसी भी फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं या परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज सीखें, और एजुकेशन बहुत जरूरी है। पहले अपनी तालीम हासिल करें, म्यूजिक करें, लेकिन पैशन के लिए। म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है ना, तो जब तक अंदर से आपको पीस महसूस नहीं होगा या आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं होगा, मेरा तो बहुत ज्यादा है, तो आपकी रूह कनेक्ट नहीं होगी तो आप कैसे काम कर सकते हैं, और उसमें बरकत उठ जाती है। तो ये रिसेंटली जो आपने कलाम किया उसमें एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका मजीद बढ़ गया होगा? मैं इस पे, क्योंकि आपदा जी इज अ लिविंग लेजेंड सबके लिए, मेरे लिए, तो मैं उनसे मिली। जब मेरा पहला गाना था वो भी मैंने औरतों को ही डेडिकेट किया था, बांदी उसका नाम है। जी मैं थोड़ा सा सुनाऊंगी। तो आपदा जी ने मुझे उसके लिए कमेंट्स भेजे थे, तो वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेंगी, दुआ दी उन्होंने मुझे, और मैं फिर उनसे मिलने गई। मेरी उस दिन सालगिरह भी थी एंड आई वाज क्राइंग, और बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल उनका ऑरा ही एक और है, उनका ऑरा ही और है, एक शहर सा तारी हो जाता है और आप नहीं रहते अपने बस में। मैं उनसे मिली और उन्होंने मुझे दुआ दी। नसीहत उनकी ये थी कि बेटा पाकिस्तान में अपने आप को मनवाना। तो मैंने कहा आपदा जी, कमिंग फ्रॉम आपदा जी तो बहुत बड़ी बात है। मेरी तो अभी इतना लेवल नहीं है, इतनी औकात नहीं है मेरी, लेकिन पता नहीं उनको, वो फकीर लोग हैं, उनको ज्यादा पता होगा। ऐसा ही
ऐसा ही है, तो ऐसा ही बस है। उनकी दुआ से कहती फिर तो आप पूरी दुनिया में आपका बैरून मुल्क पड़ा होगा, तो वो फिर हो गया पड़ा हो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम कलाम क्यों ना सुन ले वो। बांधी। मैं पूछती हूँ खुद से मैं कौन हूँ क्या हूँ, फिर सोचती हूँ मैं तो मुसलसल एक सफर हूँ। मैं पूछती हूँ खुद से मेरा यार कहाँ है, फिर सोचती हूँ कि है मुझ में पर दूर खड़ा है। मेरे तन इश्के दी लीड़नी मैनू आखो कोई फकीर नी, मैं हाँ रांझे दी हीरनी रांझे दी, मैं बांधी यार दी मैं गोली यार दी, ना मैं किसे घर वर्दी ना मैं बाजार दी। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। छा गई जी, छा गई है महक। तो महक आगे क्या प्लान्स है, क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, और अभी मजीद क्या? इंटरनेशनल और 3-4 OSTs आ रहे हैं, मूवीज के सॉन्ग्स भी हैं। मैंने ईद पे अपना सिंगल रिलीज किया है। अरे वाह वाह, कौन सा वाला? नैना। अरे वाह, क्या है वो? रोमांटिक, सॉरी रोमांटिक गाना है? इट्स सूफी सूफी, हाँ, और है इश्क के बारे में। इश्क के बारे आपको पता है इश्क प्यार मतलब आज तक इश्क कभी है ना, बस किसी को पता ही नहीं चला ये इश्क तो हकीकी है ना, कनेक्शन है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक इश्क मिजाजी है, एक इश्क हकीकी है। तो इश्क हकीकी में अल्लाह ने शायद आपको जो है ना वो। अच्छा, उस पर खास तौर पर मैक जब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल एक्सपोजर जब किसी का बढ़ता है तो फिर आपको मौका भी मिलता है। तो खैर ऑलरेडी आप सुन भी रहे होते हैं कि आपके आसपास किस किस्म का म्यूजिक चल रहा है, आसपास के ममालिक में कैसा म्यूजिक हो रहा है। आप क्या समझती हैं पाकिस्तान की इस वक्त इंडस्ट्री, खासतौर पर म्यूजिक इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है, हमारा म्यूजिक किस तरह का प्रोड्यूस हो रहा है? कि हमें तो बड़ा पसंद आता है, लेकिन आप एज ए सिंगर क्या समझती हैं कि हमारा म्यूजिक जिस तरह जा रहा है अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है, अच्छा टैलेंट सामने आ रहा है, अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, सब कुछ है? जब पाकिस्तान का नाम आता है ना तो पाक धरती और हमारी जमीन इतनी जरखेज है कि मैं नाम लेने शुरू करूंगी तो बहुत लंबी लिस्ट है। मैडम नूर जहां, आबदा परवीन जी, टीना सानी, नुसरत फतेह अली खान साहब, मतलब इतनी ज्यादा लेजेंड्स थे यहाँ से गए हैं और यहाँ से टैलेंट बहुत निकलता है। मैं जब एज अ जज जाती हूँ मैं देखती हूँ बच्चे इतने टैलेंटेड, हाँ प्लेटफॉर्म्स कम है, इस पे काम नहीं हो रहा, लेकिन बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फ्यूचर म्यूजिक के ऊपर काम हो रहा है, तो खुशी होती है देख के। लेकिन इसको और आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए काम भी करना चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट को भी कहूंगी प्लीज कुछ हिलें जुलें। बिल्कुल करना बहुत जरूरी है, हिलजुल के कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बने ताकि हमारे बच्चे आए और आगे आए। तो हम आखिर में सेगमेंट खत्म करते हुए हम चाहेंगे कि हम महक की आवाज पे ही सेगमेंट खत्म करें। महक प्लीज कुछ सुना दे। कौन सा वाला कह रहे हैं? मैं गाऊंगी नैना। नैना 4 दफा पीछे से आवाज आ चुकी है। नैना, हमारी फरमाइश आ रही है प्रोड्यूसर की तरफ से, नैना सुना दो। जद यार हसे ते हस दे, जद यार हसे ते हस दे, रोवे ते मर जांदे, नैना रे नैना रे नैना लड़ जांदे, लड़ जांदे नैना, नैना रे नैना रे नैना लड़ जांदे, जो कुछ करना ना चावण, जो कुछ करना ना चावण ओ भी कर जांदे, नैना रे नैना रे नैना लड़ जांदे, लड़ जांदे नैना, नैना रे नैना रे नैना लड़ जांदे। जगहें लगाती है लड़की, जबरदस्त जगहें लगाती है भाई, क्या बात है। बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर कमिंग एंड अच्छा ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे अच्छे गाने बनाते रहे, हमें याद रखिएगा। और ऐसे ऐसे तस्वीरें हर जगह हैं, टाइम स्क्वायर पे नहीं हो, मैं हर स्क्वायर पे आप इंस्टॉल लगी, हर स्क्वायर पे माया ने कह दिया तो इंशाल्लाह और राज कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सबसे पहले पाकिस्तान में हमने कहा था ना आपकी मुलाकात कराएंगे बड़े इंटरेस्टिंग लोगों से, बड़े इंटरेस्टिंग टैलेंट से। तो ये टैलेंट जो है
है वो आप लोग ऐसे ही देखते रहेंगे। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ हम जिक्र करेंगे। ईद उल फितर पर शॉपिंग होती रही है। हमने अभी इसी हफ्ते में पिछले दिनों में बताया था कि ईद के जमाने में किस तरह शॉपिंग का जो है वो रुझान देखा गया कि कम हुआ है, एवरेज जो है वो सेल्स में कमी आई है और वो लोगों को, ताजिर बरादरी को बड़ी शिकायत रही कि जी 40% जो है वो कमी आई जो है। और ओवरऑल ये बात की जा रही थी कि ईद पे शॉपिंग कम हुई है। जब जिक्र करते हैं और कंपैरिजन करते हैं पिछले साल का, तो 35 अरब का जब कंपैरिजन करें तो इस साल 25 अरब की शॉपिंग हुई, जो कि शॉपिंग बहुत कम बताई जा रही थी। खासतौर पर जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो छोटे सरमायाकार हैं, वो भी ये कह रहे थे कि भाई हमारी जो इस वक्त जो बिजनेस है वो बहुत कम हो रहा है, जो दुकानें हैं वो चल नहीं रही, चीजें बिक नहीं रही, माल वैसे का वैसे ही पड़ा रहा, ईद पर शॉपिंग इतनी हुई नहीं। लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या शॉपिंग हुई नहीं या शॉपिंग कहीं और हो गई और दुकानों से नहीं हुई? शाहज़ेब, क्या अग्री करेंगे आप मुझसे कि कुछ पिछले, क्योंकि कोविड के टाइम में जब सब कुछ बंद हुआ तो ऑनलाइन चीजें ज्यादा एक्टिव हो गई, ऑनलाइन बिजनेसेस एक्टिव हो गए। अच्छा, जो जिनका बिजनेस नहीं भी चल रहा था उनका भी काम शुरू हो गया। ठीक है, ऐसे मास्क तो हमारी जिंदगी का कभी हिस्सा रहा ही नहीं, हमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इतने मास्क, फिर स्टाइलिश मास्क, फिर फैशन वाले मास्क, फिर कलरफुल मास्क, तो इस वो इजी भी है ना, आपने एक बटन दबाया, घर पे डिलीवर हो गया आपके, और इजीली आपके घर पे पहुंच भी गए। हर चीज रिस्क भी कितना होता है ना, जो आप देख रहे हैं वो चीज आपकी आ भी रही है कि नहीं, वो चीज उस हिसाब से आ भी रहा है कि नहीं। लेकिन हमारे साथ आज मौजूद है ऑनलाइन, बिल्कुल हमारे साथ गेस्ट भी हैं, उनसे हम जानेंगे कि वजह है कि तकरीबन गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग के रुझान में बहुत इजाफा हुआ है, लोग बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ चले गए हैं। क्या इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है अब वो इतनी कह लें कि ऐसी एतबार वाली हो गई है कि जो चीज़ आप मंगवाएं एग्जैक्टली वैसी मिल भी जाती है, अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है, जो चीज़ चाहते हैं वो घर पे मिल जाती है, तो फिर क्या जरूरत है पेट्रोल खर्च करके बाजार जाने की? तो इसी मामले पर बात करनी है। CMO अमार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं दराज अमार हसन साहब? जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे? दराज.pk ना, हाँ दराज.pk से CMO अमार साहब मौजूद। अस्सलाम वालेकुम अमार साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपने जो है वो शिरकत की। और सबसे पहले ये कि ईद पर लोगों ने खूब ऑनलाइन शॉपिंग की है, इसमें सच्चाई है या नहीं? जी बिल्कुल सच्चाई है। आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी 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 आ रही। ऑनलाइन हम लोग टेस्ट अभी रिसर्च ही कर रहे थे, रमजान खत्म हुआ था, ईद के बाद सब ऑफिस आए थे, तो हमें ऑलमोस्ट 56% इंक्रीज था नॉन रमजान पीरियड से, रमजान से 1 महीने पहले। और हमारे यहाँ बड़ा इंकरेजिंग नंबर्स दिखे और कुछ कैटेगरीज स्पेसिफिकली थी जहाँ हमें बहुत ज्यादा इंक्रीज नजर आया शॉपिंग के अंदर, स्पेशली फैशन प्रोडक्ट्स में, जहाँ खवातीन के कपड़े और मर्दों के कपड़े और स्पेशली बच्चों के कपड़े, उसके साथ साथ ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर हमें काफी इंक्रीज नजर आया। एक स्पेशल कैटेगरी हमें नजर आई जो पहले हमें इतनी ग्रो करते हुए नहीं दिखती थी, जिसमें फर्नीचर एंड होम डेकोरेशन के आइटम्स थे, जहां हमने उसको को रिलेट किया कि खवातीन ईद के दिन अपने घर पे मिरर्स, कारपेट्स, डेकोरेशन पीसेस, ये सारी चीजें हमें बड़ी इंक्रीज होते हुए नजर आई। सो ओवरऑल एट दराज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान नंबर 1 ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेस, तो हमें तो अपना बिजनेस काफी अच्छा ग्रो होते हुए नजर आया। अच्छा अमर साहब, आप हमारे साथ ये फिगर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली एक सेगमेंट किया था जिसमें हमें ये पता लगा था कि ओवरऑल जो बिजनेस है, खासतौर पर ईद के दिनों में बहुत शॉपिंग होती है, लोग बाजारों में जाते हैं और शॉपिंग करते हैं, लेकिन वो शॉपिंग बहुत कम हुई, बहुत कम बिजनेस हुआ ओवरऑल अगर हम बात करें ईद की शॉपिंग के हवाले से। तो आप कुछ ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से हमें बता सकते हैं? कोई फिगर्स या फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास अवेलेबल हैं कि कितनी शॉपिंग ऑनलाइन हुई है अगर हम सिर्फ ईद की बात करें तो? मैंने जिस तरह अभी आपको बताया कि इट वाज मोर देन एन इंक्रीज ऑफ 56% फॉर दराज, और उसके अंदर हमारे कुछ ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें एक यूजर अगर आम महीने में एक दफा ऑर्डर करता है, तो रमजान और ईद से पहले वाले टाइम के अंदर हमने उसको देखा कि वो ऑर्डर पर फ्रीक्वेंसी 2 तक चली गई। हमारा जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, जिसके अंदर के इसका ऐसे तखमीना लगाएं कि एक ऐड टू कार्ट करने में आपकी कितनी मालियत का सामान आपकी बास्केट में होता है, वो इंक्रीज कर गया 30%। सो ओवरऑल ऑल द इंडिकेटर्स रिगार्डिंग ऑनलाइन शॉपिंग वी सॉ के इट वाज ऑन द इंक्रीज।
राइट अच्छा, साथ में अक्सर लोगों का मानना है कि ऑनलाइन शॉपिंग उन्हें सस्ती पड़ती है, और क्योंकि बहुत से कंपनीज, ब्रांड्स ने या दुकानदारों ने कई डीलर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं, क्या वाकई ऐसा है कि सस्ती पड़ती है और उसका रीजन यही है? जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि अभी ग्रोइंग कैटेगरी है, एक तो आप ये भी इसका आम अल्फाज में इस तरह अंदाजा लगाएं कि अगर एक कोई फिजिकल शॉप है तो उसको मैनेज करने में बिजली का बिल भी आता है, आपको एम्प्लॉयज भी रखने पड़ते हैं, 100 किस्म की कॉस्ट होती हैं। ऑनलाइन शॉप फ्रंट के अंदर आपके वो सारे जो ओवरहेड्स होते हैं वो नहीं होते, तो दैट मींस जो सेलर है या जो ब्रांड है वो कस्टमर्स को ज्यादा बेनिफिट पास कर सकते हैं कॉस्ट का। इसके साथ साथ हमारे डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं जिसमें बैंक्स, पेमेंट पार्टनर्स, ब्रांड्स, वो सब कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं। एक अगर फिगर दूं मैं आपको, तो दराज की जो फ्लैगशिप सेल होती है 11/11, पिछले साल हम लोगों ने 50 करोड़ रुपीस का डिस्काउंट कस्टमर्स तक दिया था। अच्छा अमर साहब, मैं दो बातें यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम रही है माजी में, हमने देखा है कि जब कोई ऑर्डर किया जाता है, कोई ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है, डिलीवर कुछ किया जाता है, मिलता कुछ है, क्वालिटी दिखाई कुछ जाती है, आपको जो रिसीव होता है, डिलीवर होती है चीज़, वो आइटम बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती है। अक्सर तो ऐसे भी हमने कुछ देखे कि आप लोग की अपनी दराज की रिपोर्ट थी, इसमें बच्चों को कुछ और ही मिल गया था, उन्होंने ऑर्डर कुछ और किया था, शायद आई थिंक कैमरा था, क्या था। तो ये जो प्रॉब्लम थी, इसको रिजॉल्व करने के लिए खासतौर पर दराज की अगर बात करें तो वो क्या कर रहे हैं, या दीगर कंपनीज ऑनलाइन शॉपिंग को कितना अब ऐसा बनाया जा रहा है कि लोग उस पर कॉन्फिडेंस से शॉपिंग कर सके? सेकेंडली मुझे ये भी बताएगा कि दराज पे अगर कोई सेलिंग करना चाहता है, कोई सेल करना चाहता है अपनी आइटम्स, तो क्या वो भी, कोई भी आम बंदा, मैं भी या कोई भी उसमें शामिल हो सकता है और अपनी आइटम्स जो है वो अपलोड करा सकता है दराज पे? जी बिल्कुल। देखिए, ट्रस्ट एंड सेफ्टी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए। हर महीने दराज तकरीबन $50,000 से ज्यादा लोगों को रिटर्न एंड रिफंड्स में स्पेंड करता है, ताकि अगर कोई गलत सामान आ भी गया है तो आपके पैसे सेफ रहें। उसके अलावा हम बड़ी स्पेशल कोशिश कर रहे हैं कि जो दराज पे सेलर्स हैं उनको हम स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें कि अगर किसी की रेटिंग एंड रिव्यूज बुरे हैं तो हम उनको प्लेटफॉर्म से हटा देते हैं। मार्केट प्लेस के अंदर ये रहता है, क्योंकि दराज पे जो सेलर हैं वो वही सेलर्स हैं जो कि आपके बाजारों में, आपकी टॉप मार्केट्स में सेलर्स हैं, तो हम उनको मॉनिटर करते हैं और अगर कोई बुरा एक्सपीरियंस होता है तो उनको प्लेटफॉर्म से हटा भी देते हैं। इस पूरे मामले में यूजर सेफ रहता है, क्योंकि हम उसके पैसे रिफंड कर देते हैं, घर से पिक करके उनको नया सामान भी ला देते हैं। तो टॉप ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जो दूसरे भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, आई थिंक वो सब इस लेवल पे ही काम कर रहे हैं। आपका जो रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी भी है ना? जी, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी 7 डेज के अंदर आप अपना सामान वापस कर सकते हैं। हमने जैसे बताया कि ऑलमोस्ट 80 से 90 लाख रुपए हम हर महीने रिटर्न एंड रिफंड्स पे लोगों को हम खर्च करते हैं। उसके बाद देखिए, सेलर्स जो हैं वो, आप सेल ऑन दराज लिखें गूगल पे और एक लिंक आएगा और आप उस पर लॉग इन कर सकते हैं। हमारी फाइनेंस टीम पहले आपको वेरीफाई करेगी कि आपका कारोबार कितना बड़ा है, आप क्या सामान बेच रहे हैं, और अगर आप हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे आते हैं तो आप अपना शॉप खोल सकते हैं दराज पे। मुख्तलिफ लोग, नॉर्मल पार्ट टाइम जॉब करने वाले लोग भी कुछ सामान घर से कारोबार कर रहे हैं। खवातीन बहुत सारी, हमारे पास डेटा आता है कि वो भी कारोबार कर रही है। खवातीन क्या, ऐसे फर्ज करें किसी खातून के पास कोई प्रोडक्ट है तो वो किस तरीके से, वो इस तरह आपने कहा कि वो अगर सेल ऑन दराज है तो वो उसी पे जाके, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती कॉम्प्लिकेशंस वगैरह, लेकिन उनको कोई अगर सीधा और सिंपल कोई रास्ता हो तो वो भी प्लीज जरा बताते चलिएगा। जी एब्सोल्युटली। आई थिंक आप हमारे पेज पे सेल ऑन दराज पे जाके यहाँ अपना फोन नंबर और अपना नाम जमा कराते हैं। हमारी टीम बैठी होती है, मोर देन 300 पीपल हैं जो हमारी सेलर टीम के अंदर होते हैं, जो कि आपको सेल बनाने में हेल्प करेंगे। खवातीन जी, हम बड़ा जबरदस्त ट्रेंड देख रहे हैं कि आजकल खवातीन डिफरेंट चीजें घर से बैठे हुए, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हों, इवन एक गुजरांवाला में खातून है जो कि मोबाइल सेल करती हैं और उन्होंने पिछली सेल ड्यूरेशन के अंदर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के मोबाइल सेल करे घर से बैठ के। तो आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म गिव्स डेमोक्रेसी एंड एम्पावरमेंट टू एवरीबडी, चाहे आप जिस सोशो इकोनॉमिक क्लास में हो, चाहे आप जो जेंडर से ताल्लुक रखते हो, चाहे आप किसी भी सिटी से ताल्लुक रखते हो। दराज के थ्रू 118 सिटीज तक हम आपका सामान पहुंचाते हैं।
तो आई थिंक पाकिस्तान में ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है, इंटरनेट पेनिट्रेशन ग्रो कर रही है। बिल्कुल ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है। यही वजह है, देख रहे हैं कि बिल्कुल मार्केट इसकी बहुत बड़ी होती जा रही है और ऑनलाइन खरीदारी का रुझान जो है बहुत बढ़ता जा रहा है। CMO दराज अमार हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया और ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से आप हमें जो डिटेल्स शेयर कर रहे थे वो लोग जानना चाहते थे, तो अब हमें समझ आई है कि ये जो ईद पे शॉपिंग हुई थी वो कम क्यों हुई थी। एग्जैक्टली और इसी बात पे छोटा सा वक्फा लेते हैं। मैं जरा जाके ऑनलाइन भी देखूं बिकॉज ऑब्वियसली ई कॉमर्स इज गोइंग लाइक क्रेजी एंड दैट्स द फ्यूचर। वक्फे के बाद आइएगा हमारे साथ और देखते हैं प्रोग्राम में और क्या है आपके लिए। प्लीज स्टे विद अस। पाकिस्तान में शाहजेब और माइक साथ रहने का बेहद शुक्रिया। आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं YouTube पर और इसके साथ साथ एक और बात भी आप देख रहे हैं, वो हो रहा है माशरे में बिगाड़। अब बहुत सारी चीजें उसकी वजूहात बन सकती हैं, ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशंस भी हैं, झगड़े भी हैं, जो है महंगाई भी है, लोड शेडिंग भी है, जो है शदीद जो है इस वक्त मजीद चैलेंजेस का और तराशियों के जो इल्जाम जो वाकयात है वो भी बहुत बढ़ गए हैं ना, सोशल मीडिया हो चाहे टीवी हो, देखिए बचपन में सिर्फ इल्जाम लग रहे होते। बॉस बचपन में हमने एक जगह पढ़ा था कि ब्लेम गेम इज द इजीएस्ट वे आउट। आपको कोई भी जिंदगी में प्रॉब्लम है ना, भाई मेरा पेन ऐसे क्यों रखा है, शाहजेब बैठा हुआ था इसलिए रखा हुआ है, ये मतलब सबसे आसान तरीन काम है। आप दुनिया में किसी के ऊपर भी ब्लेम डाल दें, आप अपनी जिंदगी के फेलियर्स का जिम्मेदार किसी और को ठहराएं कि मैंने जिंदगी में ये नहीं बन सका उसकी वजह से। अरे भाई वो खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बन सका, आपको क्या रोकता वो बनने से लिए, लेकिन आपने कुछ खुद क्या कर लिया। और सेकेंडली सोशल मीडिया के ज़ाहिर आने के बाद बहुत सारी खबरें जो कि वैसे ज़ाहिरी बात है बच्चों के ख्याल करते हुए रोक ली जाती थी, अब वो बहुत ओपनली आपको मिल जाती है, खत्म हो गई बिल्कुल। और उसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बच्चे चाहें तो उनकी एक्सेस है कि वो सोशल मीडिया से वो तमाम खबरें जान भी सकते हैं, ना भी जानना चाहें तो उनके सामने वो आ जाती है। आप कितना सोशल मीडिया पे बच्चों को जो है कंट्रोल कर लेंगे, एक टाइम पे आप बता के आपको भी नींद आ जाएगी, आप भी सो जाएंगे, लेकिन आपको नहीं पता जो बच्चे जिसके अंदर आपसे ज्यादा ताकत है और वो जवान हो रहा है, वो सारी रात फोन पर बैठा होता है और वो क्या क्या देख रहा होता है। अगर हम भी कोई गेम खेल रहे हैं, उस दिन भी मैं शाहजेब से और शाहरुख भाई से बात कर रही थी कि जो गेम खेल रहे हैं इसके बीच में ऐड आता है, वो अजीब बेहुदा सा मुझे ऐड लग रहा होता है, हम उसको क्लोज दबा देते हैं, लेकिन क्या हर इंसान क्लोज का ऑप्शन की तरफ जाता है? ये माशरे में ऐड भी जबरदस्ती दिखाए जाते हैं, हम तो क्लोज भी नहीं होते वो, मतलब अजीब। शाहजेब लिटरली ऐसा लगता है कि जैसे कोई भरमार है। हाँ, अगर हम दीन की रोशनी से देखें तो हमें इशारे दे दिए गए थे, बता दिया गया था बुराई किस तरह बढ़ेगी, किस तरीके से फहाशी फैलेगी, किस तरीके से जो शैतान बहकाएगा अपने जो अल्लाह के बंदे को। वो बात बिल्कुल हक है, उस पर कोई शक ही नहीं, लेकिन जब आप देखते हो ना तो आपको और परेशानी होती है। लेकिन देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना माया, जिसका हम असल में जिक्र करना चाह रहे हैं, वो ये भी है कि जब हम बाहर की मूवीज भी कुछ हों तो वहां पर पेरेंटल गाइडेंस का वहां पर टैग लगा होता है और ये लिखा जाता है, PG-13 लिखा जाता है, सिर्फ इस वजह से ताकि ये बताया जा सके कि ये मूवी या ये फला कंटेंट जो है ये इन बच्चों के लिए नहीं है या ये +18 के लिए है, ये इनके लिए है। तो वो जो एज का खास तौर पर उसमें खास तौर पर ख्याल रखा जाता है, वो इस वजह से रखा जाता है ताकि कंटेंट जिसको दिखाना चाहिए उसे उन्हीं को दिखाया जाए। वो ये ना हो कि बच्चे देखें। जो लाउंज में नहीं आनी चाहिए वो सोशल मीडिया पे आ जाती है, बेडरूम की बातें जो बराबर वाले कमरे में नहीं जानी चाहिए वो पूरी दुनिया उस पर तबसरे कर रही है। और पूरी दुनिया को भी सलाम है कि वो अपनी जिंदगी के मसले जो है वो नहीं सुलझा रहे, वो दूसरों के मसले पे तबसरे कर रहे हैं, जैसे कि वो दोनों तरफ के लोगों को जो है ना उनका मौक़िफ़ भी जानते हैं और हक़ाइक़ से वाकिफ। लेकिन इस पूरे मामले का रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे मुआशरे में हमें नजर आता है और वो रिफ्लेक्शन जो नजर आ रहा है उससे बिगाड़ कितना पैदा हो रहा है मुआशरे में, इसी पर हमें बात करनी है। और इसी को समझने के लिए हमने दावत दी और हमें ज्वाइंट मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बाकी में आपकी जो बात जिस तरह आप लोगों को समझा रहे होते वो ऐसा लगता है ऐसा कोई अपना बड़ा जो है वो तलकीन कर रहा है, वो समझा रहा है और आपकी उस अंदाज की वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियों में उनकी सोच में जो है वो इस्लाह भी हुई है। और बेहतरी हम ये नहीं कहेंगे कि कोई क्रिमिनल माइंड है, बट करेक्शन ज़रूर होना चाहिए, इस्लाह ज़रूर होनी चाहिए। सर सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वो कंट्रोल से बाहर हो गया है, वो अब उसकी जो डोर है वो किसी के हाथ में नहीं है। हर इंसान किसी न किसी तरीके से लाइमलाइट के लिए भाग रहा है कि मैं किसी तरह भी लाइमलाइट में आ जाऊं।
आपकी नजर में ये सब कैसा है? देखिए, जो दुनिया का निजाम है वो जिस बुनियाद पर चलता है वो बुनियाद है पैसा, और जिस काम में पैसा जनरेट होगा वो काम किया जाएगा। जब आप कहते हैं कि एक वीडियो है जिसमें एक आदमी अजीब तरीके से मोटरसाइकिल चलाता है और चला के फिर एक दरख्त सा टकरा जाता है, और ये क्या बात है सोशल मीडिया में ये वीडियो क्यों लगी हुई है? लेकिन अगर आप उसके नीचे देखें तो नीचे लिखा होगा 4 मिलियन, जिसका मतलब होगा 3-4 हज़ार डॉलर। तो दुनिया के अंदर, और जो दुनिया के अंदर इस वक्त बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे गूगल है, फेसबुक है, और सोशल मीडिया को रन करने वाले जितने इदारे हैं, उनके माली जो मफादात हैं वो इसके साथ वाबस्ता हैं। इसकी बड़ी मिसाल ये है कि सारी दुनिया को ये पता है कि असलहा बनाना बहुत खतरनाक है क्योंकि इससे इंसानियत तबाह हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस असलहा बनाने का बिजनेस है। सबको पता है कि सिगरेट पीना बहुत नुकसानदेह है, लेकिन दुनिया में सिगरेट बनाने की फैक्ट्रियां हैं जिस काम में मुनाफा होगा। तो अब बात यह है कि हमारी पूरी दुनिया में प्रायोरिटी ये नहीं है कि इंसानियत कहाँ जा रही है, प्रायोरिटी ये है कि पैसा कहाँ बनाया जा सकता है। इसी की बुनियाद पर सारा ये चैनल्स हैं, इसी की बुनियाद पर ये सोशल मीडिया है, इसी की बुनियाद के ऊपर ये मेटावर्स और सारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनता जा रहा है। लिहाजा मैं आज के सुबह से तीसरे चैनल पर ये बात कर रहा हूँ, ये आज हम ये सारे के सारे लोग जितना मर्जी शोर मचा लें, मैं बहुत ही दुख के साथ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि ये नहीं चेंज होगा। बिल्कुल ऐसे जैसे बहुत मूसलाधार बारिश हो रही हो, शदीद मूसलाधार बारिश हो रही, तो आप कहें ये मेरे कपड़े पर छींटे क्यों पड़ रहे हैं, ये गाड़ी साथ से गुजरी है तो मेरे कपड़े क्यों खराब हो गए। हाँ, अलबत्ता हमारे पास एक बचत का तरीका है कि हम एक अच्छा सा रेनकोट पहन लें और एक मजबूत सी छतरी ले लें। इनफरादी तौर पर मैं, मेरे अहलो अयाल और जो मेरे दायरा असर में लोग हैं उनको मैं डिसिप्लिन करके इससे रोक सकता हूँ और बचा सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये कहें कि बाहर एक मूसलाधार बारिश हो रही है और मेरे कपड़े न भीगे, ये नहीं भीगेगा। या तो दुनिया के सारे मुख्तदर लोग बैठें और बैठकर ये फैसला करें कि हमारे यहाँ बनी नौए इंसान को इस प्लेनेट पर बचाना जो है वो ज्यादा अहम है। आप देखिए ये जितना ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कितनी कॉन्फ्रेंस और कितनी समिट होती है, बिलियंस ऑफ रुपीस उस पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसके नतीजे में हुआ कुछ नहीं है कि लोगों के माली मफादात उससे वाबस्ता हैं। लिहाजा मैं तो बहुत परेशान हूँ इस सिलसिले में, क्योंकि जैसे आपने भी बताया इतनी शिद्दत के साथ हमारे ऊपर डाटा बम्बार्ड किया जा रहा है कि मेरी उम्र का आदमी जो है वो भी उससे असर लेने से नहीं बच पाता। चे जाए कि अच्छा डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं वाकई में, बिल्कुल डॉक्टर साहब बच्चों के हवाले से क्योंकि बात कर रहे थे तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से हम माशरती बिगाड़ की बात कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एटलीस्ट उन बच्चों को राइट एंड रॉन्ग की सेंस दी जा सकती है पेरेंट्स की तरफ से, ताकि जो चीज एक ऑलरेडी हो रही है उसको तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन एटलीस्ट उन बच्चों को ये पता हो कि ठीक क्या है और गलत क्या है। जी बच्चों हमें ना थोड़ा सा बच्चों का ये और ये साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि बच्चे किस तरीके से तरबियत हासिल करते हैं। बच्चे नसीहत करने से, एडवाइस करने से नसीहत ट्रेन नहीं होते, बच्चे रोल मॉडलिंग से ट्रेन होते हैं। एक माँ जिसके हाथ में 2 मोबाइल पकड़े हुए हैं और वो हर वक्त फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर लगी रहती है, आप उससे ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो बच्चों को ये नसीहत करे कि बच्चों तुमने मोबाइल फोन नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि बहुत खतरनाक है। तो इसलिए जो वालिदैन अपने बच्चों को ये तरबियत देना चाहते हैं तो उसका सिंपल तरीका यह है कि वो अपने आप को प्रेजेंट करें कि देखो बेटा मेरे पास मोबाइल सिर्फ फोन की कॉल सुनने के लिए है और कभी कभी मैंने जो ये वाला सरकारी काम करना होता है उसके लिए है। अगर हम रोल मॉडल करने पर तैयार हैं तो हम अपने बच्चों को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं चेंज कर सकते। नहीं चेंज। डॉक्टर साहब एक सवाल आपकी रहनुमाई चाहिए। आपकी बात सुनते सुनते आया कि आपने कहा या तो दुनिया के सारे लोग एक जगह जमा हों और जो जिनके पास जो है वो एक ताकत है और डिसीजन मेकिंग पावर है, या तो वो इस बात को तस्लीम करें कि इंसानियत बचाना जरूरी है, जो कि प्रायोरिटी पर किसी के नहीं है। आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करती हूँ। बेडरूम की बातें सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ही मैं कन्फेस कर रही हूँ क्योंकि आप मेरे बड़े हैं और मैं बहुत आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं आपसे कन्फेस कर रही हूँ क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे, हमारी भी अकाउंट से हम बड़े परेशान होते हैं कभी कभी कि हम क्या ऐसी चीज
करें बेहतर, मुनासिब, मयारी, जो कि हमें अच्छी फॉलोइंग भी दे दे और लोगों को अच्छा भी लगे। लेकिन कभी कभी मेरे जहन में से खुद चीजें ब्लैंक हो जाती हैं, या अल्लाह मैं क्या करूं, यहाँ पर तो इतना टफ कंपटीशन है, मतलब सिर्फ बाथरूम तक जो है वो कैमरा जो है मेरे ख्याल वो भी कहीं कहीं जो है वो रुक गया है, वरना तो हर जगह हर चीज में कैमरा और वो हर चीज सोशल मीडिया पे। जी डॉक्टर साहब। देखिए, जैसे एक जो भट्टे के अंदर जो कोयले होते हैं ना, वो जल रहे होते हैं, जिनके जरिए से फिर ईंटें पकती हैं। वो जो जलने वाले कोयले हैं ना, वो ईंधन है उस भट्टे का। मैं और आप इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ईंधन है। आप कभी ये सोचिए कि आपको मुफ्त व्हाट्सएप क्यों मिला हुआ है, आपको मुफ्त फेसबुक क्यों मिली हुई। आप बीटीसीएल से कॉल करते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। ये मुफ्त क्यों मिला हुआ है? ये मुफ्त इसलिए मिला हुआ है कि इसका जो ईंधन है वो मैं और आप हैं। एक जमाने में पूरी दुनिया के अंदर जिसके पास जमीनें ज्यादा थी वो होता था इस दुनिया का, यानी जितने 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 मुल्क कब्जा किए हों। उसके बाद ये हुआ कि जिसके ऐसा ही है, जितनी मशीनें हों वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी था। अब दुनिया में जिसके पास सबसे ज्यादा डाटा है वो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है। उस डाटा को कंट्रोल करने के पिछले 10-20 साल से हम सारे के सारे ईंधन बन रहे हैं उस भट्टी का, जिसकी प्रोडक्ट डाटा है। कुछ अरसे के बाद ये मैसिव डाटा इकट्ठा हो जाएगा गूगल के पास और फेसबुक के पास और इस तरह के इदारों के पास। इस डाटा के इकट्ठा होने की वजह से वो मुल्क दुनिया को कंट्रोल नहीं करेगा जिसकी आर्मी बड़ी है या जिसके पास इंडस्ट्री बड़ी है, वो वाली बॉडी कंट्रोल करेगी जिसके पास डाटा बेशुमार है। अभी भी इस वक्त गूगल का जो बजट है वो दुनिया के में से 70 मुल्कों से ज्यादा का बजट गूगल का है। यानी पाकिस्तान से गूगल और फेसबुक बड़े हैं। ट्विटर जो है वो $42 बिलियन की इलॉन मस्क ने खरीदी है। $42 बिलियन बजट नहीं होगा दुनिया के कई मुल्कों का। तो ये बहुत खौफनाक सूरत हाल पेश होने जा रही है, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल मुल्क से, एथिक्स से, नेशनलिज्म से, रिलीजन से, इन तमाम चीजों से कंट्रोल निकलता कब्जा किया जा रहा है। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये कब्जा किया जा रहा है वो डाटा, और ये हम एक ईंधन बन चुके हैं सोशल मीडिया तमाम प्लेटफॉर्म के। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है बड़ा डिटेल में, ये वाकई हमारे सबके लिए सोचने वाली बातें हैं और हमें सोचनी भी चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में अगला सेगमेंट शामिल करते हैं। कुछ दिन पहले हमने खबर शामिल की थी और उसमें बात की थी कि भारत में एक शादी में लीमू पेश किए गए तोहफे के तौर पर, क्योंकि लीमू इतने महंगे हो गए थे। लेकिन क्या पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल बनती जा रही है? क्या पाकिस्तान में भी लीमू की जो प्राइसेस हैं वो इतनी बढ़ गई हैं, दाम इतने बढ़ गए हैं कि अब यहाँ भी तोहफा दिया जा सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे नहीं चाहिए लीमू का तोहफा, मेरी तरफ इशारा ना करें। लेकिन अब ये पाकिस्तान में शारिफ कह रहे हैं ये सिचुएशन होने वाली है, क्योंकि सरकारी कीमत 600 से 700 रुपए फी किलो है, लेकिन लीमू इंतहाई महंगा हो चुका है। इसकी क्या वजह है? क्यों यहाँ पर भी वही वाली शादी वाली बात, 1000 से ऊपर बिक रहा है मुल्क भर में लीमू। लीमू खाना छोड़ दें, फिर क्या करें? ये मजबूरी है हमारी। पूछ लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मेंबर मार्केट कमेटी कराची एम अली ख्वाजा साहब। बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और सुबह खैर। ये क्या अब हम यहाँ कराची में भी, पाकिस्तान में भी हम जो है वो लीमू जो है तोहफे के तौर पे देंगे? इतना महंगा हो गया, बहुत से बार, बहुत से दूर। बिस्मिल्लाह। मैं 92 चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा मौक़िफ़ या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है आवाम तक पहुँचे। पहला सवाल आपने बड़ा खूबसूरत कहा लींबू का। तो लींबू की कास्ट के साल में 2 दफ़ा होती है, जो है दरख्त होते हैं उनसे निकाले जाते हैं। तो ऑलरेडी जो रमज़ान में होता है उसकी सप्लाई डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, इसी वजह से थोड़ा सा किल्लत पैदा होती है। वरना आज मैं अभी जो मंडी में, आज सब्जी मंडी में तकरीबन 9:30 बजे नीलाम हुआ था, तो मैं वहाँ से निकल रहा था तो 350 पर केजी के हिसाब से नीलाम। 350 पर केजी? जी यस। होता हम आपसे मंगवाई लेते। मैं आपको 10 किलो का 15 किलो भेज देता हूँ। इसकी पेटी आती है 8 किलो की। तो ये आज की रिपोर्ट है, 9:30 बजे नीलाम। बढ़ कहाँ रही है दाम? जो मिडिल मैन है वो बढ़ा रहा है, दुकानदार बढ़ा रहा है, कौन बढ़ा रहा है कि 1000 से ऊपर चले जाते हैं जब वहाँ 350 के निकल रहे हैं? सर अक्सर मैं मुख्तलिफ चैनल पे मैं यही बात कहता हूँ कि हमारी आवाम में शऊर कब आएगा? जब बैरो सप्लाई की लिस्ट इशू होती है, हर शॉप पे रखी जाती है, तो जो भी कस्टमर आए उससे बाकायदे उसे आर्गूमेंट करें अपनी, ताकि भाई हमें जो है आप लिस्ट के मुताबिक रेट दें। उसमें बाकायदे कमिश्नर कराची की तरफ से अप्रूवल होती है कि इसमें 3 कैटेगरी होती है, होलसेल, रिटेल और परचून।
3 चीज़ें होती है, उसके अंदर तीनों रेट उसमें दिए होते हैं। तो जब आवाम का जो अपना रेट है उस थर्ड कैटेगरी में आता है, थर्ड पॉइंट में आता है, तो ऑलरेडी उसे आर्गूमेंट करके दुकानदार से ले हुए, उसमें जब आवाम खुद इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, जो वो रेट देते हैं वो थैला भर के दे देते हैं। अच्छा, अगर वो बदमाशी से नहीं दे रहे उस रेट पर तो क्या उनकी कंप्लेंट भी की जा सकती है? बाकायदे कमिश्नर कराची के बाद हेल्पलाइन है, उसके बाद कंप्लेंट करो, और इसके एसडीएम आता है, डीडीओ होते हैं, बाकायदे उसको जो है कार्रवाई होती है। सप्लाई ब्यूरो ऑफ सप्लाई के अथोराइज अफसर होते हैं, उन पे लिस्ट पे उनके नंबर दिए जाते हैं बाकायदे, उस पर आवाम खुद इसमें ताउन करें तो हम खुशी महसूस करेंगे। अच्छा, साथ में ही बताएगा कि जिस तरीके से मंडी से आम दुकानों और रेडियो तक पहुंचते पहुंचते लीमू के दाम बढ़ रहे हैं, तो अब इसको फिर कंट्रोल करने के लिए कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं, कुछ किया जा रहा है कि वो जैसे कि आप बता रहे हैं कि मंडी से निकले 350 में, लेकिन जब दुकानों में मिलेंगे 1000 से ऊपर तो फिर आवाम क्या करेंगे? वो तो मजबूर होते हैं, वो जाते हैं दुकानदार जो प्राइस बताता है उसमें खरीद लेते हैं। देखो, खाली एक ही नींबू नहीं है, तमाम वेजिटेबल में आइटम में है, आप उसको कंपेयर करो। आज तूरी बिकी है मार्केट सब्जी मंडी कराची में 32 रुपये पर केजी, टमाटर बिका है 65 रुपये पर केजी, वो भी 2 दिन से शार्ट फॉलो है। बेसिकली शार्ट फॉलो का रीजन क्या है कि गर्मी आ रही है, और गर्मी के अंदर जो है फसल कम पैदावार होती है, ज्यादा सड़ जाता है। खैर, दूसरी के जो है सबसे बड़ा ज्यादा ऑप्शन है कि इस वक्त ये चावल की सीजन है सिंध के अंदर, जब चावल लगते हैं ऑलरेडी, जितना भी ज्यादा जमींदार जो है चावल लगाते हैं, क्योंकि जमीन को ठंडा करने के लिए चावल को रखना जरूरी होता है। हर 12 महीने के अंदर 3 महीना चावल जो लगता है उसके अंदर पानी होती है, जमीन को ठंडा किया जाता है। तो वो अभी इस वक्त चावल की सीजन, तो ऑलरेडी वेजिटेबल कम लगती है। और बाकी जो हमारे पास इस वक्त सबसे बड़ा अल्लाह की मेहरबानी है कि हमारे पास 4 वेदर हैं, और फिर सबसे बड़ा हमारे पास जो बलूचिस्तान का सूबा है उसकी पैदावार ज्यादा है, क्योंकि वो जो है रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पर उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आजकल ट्यूबवेलों ने इतना सिस्टम आसान कर दिया है, इतने जो लाइटों वगैरह वहाँ फैसिलिटी पर है, सोलर सिस्टम ने इतना आसान कर दिया हमारे लिए कि सोलर से लगा के, और इस वक्त बलूचिस्तान की आबादी का 20% जो है खाली कम है, 80% से माल ज्यादा कराची आ रहा है। अच्छा, ये सराउंडिंग से जो है 30 मिलियन की शहर हमारा है, 30 मिलियन आबादी का शहर है। सराउंडिंग में डिस्ट्रिक्ट सट्टा है, ये अपना बदीन है, अर्द गिर्द जितने भी हमारे लोकेशन के हिसाब से आते हैं, हब वगैरह इलाका बलूचिस्तान का है, तो ये सारा कराची के बर्डन है और एशिया की मार्केट है। और फिर हमारे पास एक अच्छा, अब मैं पॉइंट से आपको फायदा उठाऊं कि मैं सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूं कि जो हमारा 2 मंडी का जो प्रोजेक्ट रुका हुआ है, एक नादरम बाईपास पे 100 एकड़ का है, और दूसरी जो है गगर फाटक पे 100 एकड़ का जमीन पे जो प्रोजेक्ट दिए हुए, इनको आप लेके इनको बनाए। बाकायदा लोगों ने 2007 के अंदर टोकन मनी भरी हुई है, और कंटिन्यू गवर्नमेंट जो है अगर वो बनाए प्रोजेक्ट को तो इतना आसानी गगर फाटक पूरा डिस्ट्रिक्ट 30 को कवर करेगा, नादरम बाईपास जो है वो तमाम जो है वो बलूचिस्तान को कवर करेगा, और इतना आवाम को रिलीफ मिलेगा। अच्छा सुलेमान साहब, मैंगो का क्या सीजन है, शुरू हो गए मैंगोज आना? मैंगो का ये है कि अभी आना शुरू हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल में 25 तारीख मई को जो है वो गवर्नमेंट परमिशन देगी एक्सपोर्ट के लिए। अच्छा, तो फुल फ्लेज में आ जाएगा, और लाखों टन जो है सो सप्लाई होती है बाय एयर बाय सी। बस हम आपसे राब्ता करने वाले हैं। मोस्ट वेलकम। बिल्कुल। अच्छा सुलेमान साहब, ये जरूर बताइएगा, शदीद गर्मी पड़ रही है, ऐसी खबरें गुज़िश्ता रोज भी आई हैं, कुछ दिन पहले भी आई हैं कि बहुत सारी फसलें खराब हो गई हैं, मुतासर हुई हैं, गर्मी की वजह से भी, पानी की किल्लत की वजह से भी। आप जरा बताइएगा कि क्या कुछ ऐसी सब्जियां, कुछ ऐसे फल हैं जिनकी किल्लत हो सकती है या जो महंगे हो सकते हैं अभी आने वाले कुछ दिनों में? बिल्कुल सही कह रहे हो, किल्लत तो है। एक तो पानी का शॉर्टफॉल है, सिंध के अंदर पानी नहीं आ रहा। आप देखिए रोज मुजाहरे हो रहे हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में हो रहे हैं, पानी का शॉर्टफॉल है। फिर अभी जो चावल की सीजन में चाहिए ही पानी, और पानी के बगैर चावल लग नहीं सकता। ये जो है इस वक्त आवाम को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम सिंध गवर्नमेंट से, वफाक से भी अपील करते हैं कि हम गवर्नमेंट को, लोगों को सब्सिडी दी जाए। यूरिया इतनी महंगी है और मेडिसिन इतनी महंगी है कि लोग जमींदार लगाने को तैयार नहीं है। काफ़ी ऐसी जगहें जो बिल्कुल मेरे पर्सनली जमींदार हैं जो मेरे साथ लिंक में हैं, वो उस वक्त कोई भी फसल लगाने को तैयार नहीं है। या तो रेट नहीं मिलते हैं या उनको जो है वो पानी नहीं मिल रहा है, तो उस वक्त बड़ी जो सब्जियां महंगी होने वाली हैं। बिल्कुल। कौन कौन सी? बहुत शुक्रिया था आप आए और आपने वक्त निकाला। फिर आपसे राब्ता करेंगे जरूर। और जाते जाते, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है आज और कल, कराची और उसके आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा जो है 40 या 40 से ज्यादा जो है तजावुज़ इख्तियार कर जाएगा। सस्ता इलाज आपको अगर बता दूं तो आपने तुख मलंगा का इस्तेमाल जरूर करना है, वो गर्मी से आपको बचाता है। चाहे पानी में, दही में, किसी और मशरूब में डालकर खाएं, आपको वो बहुत सपोर्ट करेगा। और शाज़िब लस्सी पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं लस्सी में। और शाज़िब और मुझको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जुमे के बढ़ते हुए लम्हात में हमें और हमारे घर वालों को और पाकिस्तान को अपनी दुआओं में जरूर शामिल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।